हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द क्यूरियस माइंड। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी का, जिसमें हमारी आर्टिकल्स टॉपिक की एक क्लास थर्ड होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 6 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास फर्स्ट में पॉलिटी की और क्लास सेकेंड में पॉलिटी की हम लोग ने देखा था। क्लास फर्स्ट में हम लोग ने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 4A के बारे में डिस्कस करा था, और इनके अंदर के जितने भी आर्टिकल्स हैं, सिंगल सिंगल आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स को कवर करा था, सारे सिंगल आर्टिकल्स को। क्लास सेकेंड में हम लोग ने देखा था पार्ट 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से, उसके बारे में देखा था। आज की क्लास थर्ड रहेगी, जिसमें हम लोग पार्ट 6 के और इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। अगर आप लोग ने पार्ट 5 नहीं देखा है, पहले जाके पार्ट 5 देखिए, कहीं से भी देखिए, जरूरी नहीं कि मेरी प्लेलिस्ट से देखिए, पर देखिए, क्योंकि पार्ट 5 पार्ट 6 एकदम कॉपी पेस्ट है। अगर आपने पार्ट 5 बहुत अच्छे से पढ़ा है तो पार्ट 6 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा मत करिएगा लेकिन कि पार्ट 6 पढ़ ले रहे हैं फिर उसके बाद पार्ट 5 पढ़ेंगे, उल्टा मत चलिए, क्योंकि पार्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। पार्ट 6 से भी आएंगे लेकिन पार्ट 6 से उतने नहीं आते, पार्ट 5 से बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए पहले पार्ट 5 पढ़िएगा। अगर आप पार्ट 6 पहले देखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें भी पार्ट 5 को लेके ही चलूंगा, जिससे कि पार्ट 5 का भी धीरे धीरे हमारा रिवीजन होता जाएगा, है ना। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो खास करके एसएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक और अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। एज वी ऑल नो कि पार्ट 6 के जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 152 से लेकर कहाँ तक लाया करते हैं, आर्टिकल 237 के बीच में इतने सारे आर्टिकल्स हैं। एक ही बार में, एक ही गो थ्रू में इनको पढ़ लेना उतना आसान नहीं है, हम भगवान नहीं है, इसलिए हम कुछ चैप्टर्स में इनको क्लासीफाई करते हो। चैप्टर्स होते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 छः चैप्टर्स में क्लासीफाई करके हम इनमें पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमें दिया गया है डेफिनेशन। डेफिनेशन, और यहाँ से आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन किस चीज़ की दी गई है। तो पेन चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा। जो चैप्टर फर्स्ट है पार्ट 6 का, उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 152, एक सिंगल आर्टिकल, और सिंगल आर्टिकल में दी गई है डेफिनेशन। अभी हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा आपको, ब्रीफ में भी बताऊंगा। पहले तो ब्रीफ में तो अभी बता दिया कि डेफिनेशन दी गई है, देन वहां पर जाके हम लोग उसका डिटेल पढ़ेंगे, क्या एग्जैक्ट डिटेल क्या दी गई है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, किस बारे में दी गई है, सब फला हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में क्या दिया गया है, तो चैप्टर 2 के जो आर्टिकल्स हैं वो शुरू होते हैं आर्टिकल 153 से और जाते हैं 167 के बीच में। ये है आपका चैप्टर 2, जो कि हमें बताता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। देन आता है चैप्टर 3, जिसके आर्टिकल हैं आर्टिकल 168 से लेकर 212 के बीच में, ठीक है। ये है आपका चैप्टर 3, ये बताता हमें स्टेट की लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। देन आता है आपका चैप्टर 4, चैप्टर 4 जिसमें एक सिंगल आर्टिकल है जो कि हमें बताता है ऑर्डिनेंस के बारे में। देन आता है चैप्टर 5 जो कि हमें बताता है हाई कोर्ट्स के बारे में। देन आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि हमें बताता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। ये दिया गया, इसके आर्टिकल्स आपके 214 से लेकर 231, देन इसके हैं 233 से लेकर 237 के बीच में, और चैप्टर 4 जो ऑर्डिनेंस उसमें एक सिंगल आर्टिकल है। तो इतना चीज आई थिंक बेस क्लियर हो गया होगा कि हम लोग पढ़ने के वाले हैं एक्चुअली पार्ट 6 में, ठीक है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पार्ट 5 पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा था, तो उसका कुछ रीजन है। ये है पार्ट 5, ये है पार्ट 6। पार्ट 5 में और पार्ट 6 में क्या कॉमन है, तो एक चीज आप यहां से याद करिए कि पार्ट 5 में 5 चैप्टर्स हैं, पार्ट 6 में 6 चैप्टर्स अभी मैंने बताया जैसे कि। अब पार्ट 5 में वो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो चैप्टर 1 होता है उसके जो आर्टिकल्स हैं 52 से लेकर 78 के बीच में, ये है चैप्टर 1 जो कि हमें बताता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बीच बारे में। जो पार्ट 6 का चैप्टर 1 है जिसमें एक सिंगल आर्टिकल है 152, वो हमें बताता है किसके बारे में, डेफिनेशन बताता है, जिसको हम लोग जनरल आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं या जनरल चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। जिसका चैप्टर 2 है, जिसका चैप्टर 2 है वो हमें बताता है स्टेट की एग्जीक्यूटिव के बारे में। ये बता रहा था यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये बता रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव, है ना, सिमिलर, लेकिन ये चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 2 है। देन इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 5, यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 5 जो कि हमें बताता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट के बारे में। अगर हम लोग पार्ट 6 के बारे में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरे आर्टिकल्स हैं ये चैप्टर 3 में समाये हुए हैं। ये पार्लियामेंट है, ये स्टेट की
लेजिस्लेचर होगी, सीधी सी बात है। देन ये है चैप्टर 3 जो कि हमें बताता है ऑर्डिनेंस के बारे में। यहाँ था चैप्टर 4 जो कि हमें बता रहा है ऑर्डिनेंस के बारे में। देन ये आता है चैप्टर 4 जो हमें बताता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। यह है चैप्टर 5 जो हमें बता रहा है हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। देन लास्ट में चैप्टर 5 पार्ट 5 के चैप्टर 5 में कैग के बारे में बताया, कंट्रोलर ऑडिट इन जनरल। एंड इसके चैप्टर 6 के बारे में हमें बताया गया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर सिमिलर क्या होने वाला है वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो चलिए आती जाती रहेगी। सिमिलर चीज़ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जो पार्ट 5 के, उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं पार्ट 5 में, लेकिन जो पार्ट 5 के आर्टिकल नंबर 74 से अगर हम देखें, 74 से देखें और रफली कहाँ तक देखें तो आर्टिकल नंबर 1 2 3 तक, देखिए कितने सारे आर्टिकल्स हैं। अगर हम इसमें से कुछ चीज़ ऐड करें, अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं पार्ट 6 के आर्टिकल्स। अब वो क्या चीज़ है उसके बारे में ध्यान से देखिए। अगर आर्टिकल नंबर 74 से लेकर चलते जाएं और आर्टिकल नंबर 111 तक हम हर एक आर्टिकल में 89 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। जैसे 74 में फॉर एग्जांपल हमने 89 ऐड करा तो हमें यहाँ पर 163 देखने को मिलेगा। देन अगर हम 75 में 89 ऐड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 164। देन हर एक आर्टिकल में हमें ऐड करते जाना और कहाँ तक करना है, आर्टिकल नंबर 111 तक। 111 में 89 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 200 मिलेगा, मतलब कि आर्टिकल नंबर 163 से लेकर 200 तक के आर्टिकल सिमिलर होंगे जो आर्टिकल नंबर 74 से 111 के बीच में दिए गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्ट 5 पढ़िए, पार्ट 6 ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा, पार्ट 5 में हमें सेंटर के बारे में दिया गया है और पार्ट 6 में हमें स्टेट के बारे में दिया गया है। जैसे पार्ट 5 में हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, है ना। पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में, जैसे कि प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा, आर्टिकल सेम रहेगा, वहां पर प्रेसिडेंट के लिए था, यहाँ पर गवर्नर के लिए हो जाएगा, वहां पर पार्लियामेंट के लिए था, यहाँ पर लेजिस्लेचर के लिए हो जाएगा, ठीक है। वहां पर लोकसभा राज्यसभा के लिए था, यहाँ पर स्टेट की काउंसिल, स्टेट की असेंबली के लिए हो जाएगा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए था, यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए हो जाएगा। तो बस इतना सा नाम बस चेंज आएगा, बाकी आर्टिकल सेम ही रहेगा। देन 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 1 के बाद आता है 112। 112 से लेकर 123 तक हर एक आर्टिकल में 89 ऐड नहीं करना, आप करना है 98। तो आपको मिलेगा 112 से जब आप 123 तक 98 करेंगे तो मतलब यहाँ के जो आर्टिकल्स हैं वो 202 से मिलेंगे आपको, 213 के आर्टिकल मिलेंगे। 201 एक्सेप्शन है, ये हम पढ़ेंगे अभी बीच में, मतलब 1 2 3 आर्टिकल्स ऐसे जो एक्सेप्शन है उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, वो एक्सेप्शन भी आपको एक चुटकी में कुछ सेकंड्स में समझ में आ जाएंगे, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स आपको याद, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स थोड़े देखने पड़ेंगे। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन में बताता जाऊंगा जहां पर भी हमें ज़रूरत होगी, है ना। हर एक सिंगल आर्टिकल के बारे में देखेंगे और जहां पर ज़रूरत पड़ेगी वहां पर बहुत डीप में भी जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्ट 6 का जो चैप्टर 1 होता है जो जनरल है, जिसके बारे में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 152, जिसके अंदर हमें डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग ने पार्ट 2 और पार्ट 3 के आर्टिकल देखे थे। पार्ट 2 का अगर आपको एक आर्टिकल याद हो जो स्टार्टिंग का आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 12, और पार्ट 3 का स्टार्टिंग का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36। इसमें दोनों में हमें स्टेट की डेफिनेशन देखने को मिलती है ना, स्टेट की डेफिनेशन देखने को मिलती है, ठीक है, और बहुत ही ब्रॉड में देखने को मिलती है, ठीक है। होता कुछ यूँ है कि 152 में भी हमें स्टेट्स के बारे में ही देखने को मिलता है। जैसे स्टेट्स मतलब जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मतलब इंडिया के सारे स्टेट। तो इसमें इस डेफिनेशन में बस ये लिखा है कि ये जितने भी स्टेट्स हैं इन स्टेट में जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड मत करिएगा। इन स्टेट्स में जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड मत करिएगा। क्यों इंक्लूड मत करिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो पार्ट 6 में अभी हम लोग देखेंगे गवर्नर के बारे में, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, है ना, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ईटीसी के बारे में देखेंगे। तो इनकी होती है अपॉइंटमेंट, इनकी होती है अपॉइंटमेंट। अब वो अपॉइंटमेंट कहाँ होगी, तो किसी एक स्टेट में ही होगी, या तो एमपी में होगी, तो या तो गुजरात में होगी, या वो राजस्थान बिहार कहीं में भी होगी। तो उन स्टेट्स में जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड मत करिएगा, यही बताता है हमारा आर्टिकल नंबर 152 जो कि चैप्टर 1 में दिया गया, यही डेफिनेशन के अंडर में लिखा गया है, ठीक है। और वैसे भी अब जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूटी बन चुका है, स्टेट तो रहा नहीं है, है ना। जम्मू कश्मीर आर्टिकल नंबर 370 वहाँ पर इसके बारे में बहुत ही ब्रॉड तरीके से बताया गया है। तो
यहाँ पर उसका कोई रोल कॉल नहीं चलता है। इतना बस आपको याद रखना है। चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 2 के बारे में देखते हैं। पार्ट 6 चैप्टर 2 स्टेट के एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। सबसे पहले इसमें गवर्नर के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब 153 में बताया गया है गवर्नर्स ऑफ स्टेट। हर एक स्टेट में गवर्नर होता है। जैसे कि पूरे यूनियन का एक लीडर होता है जिसको हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, वैसे हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है। किसी भी आर्टिकल का, किसी भी चैप्टर के किसी भी आर्टिकल का मतलब किसी पार्ट के फर्स्ट जो आर्टिकल होता है वो उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, जो पहला वाला होता है। तो यहाँ पर गवर्नर्स की बात कर रहा है कि हर एक स्टेट में गवर्नर होगा। दैट्स इट। आर्टिकल नंबर 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। अभी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके हाथ में होगी? तो ये गवर्नर के हाथ में होगी। ऑब्वियस सी बात है। यूनियन होता अगर यहाँ पर तो किसके पास में होती पावर? तो वो सारी प्रेसिडेंट के पास में होती है, ये भी आपको पता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ देखिए गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता कौन है? तो ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। लेकिन गवर्नर को अगर ओथ दिलानी हो तो वो कौन दिलाएगा? वो प्रेसिडेंट नहीं दिलाएगा। गवर्नर को ओथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के जजेस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जजेस को भी ओथ दिलाएगा आपका गवर्नर। एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं आप लोग, इन लोग। यहां पर अगर हम लोग सीएम की बात कर लें, सीएम को अपॉइंट कौन करता है? सीएम को अपॉइंट कौन करता है? तो सीएम को अपॉइंट करता है गवर्नर। सीएम और उसके जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक चीज और पूछूं यहाँ पर कि हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? तो ये भी कौन करेगा? गवर्नर। सॉरी, हाई कोर्ट के जजेस को आपको यहाँ पर सुधारिए, हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट। बस ओथ इन लोग दिलाते हैं, ठीक है। ओथ क्योंकि छोटा काम हो जाता है, अपॉइंट करना एक बड़ा काम होता है। अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, ओथ गवर्नर हाई कोर्ट वाले जजेस को दिला देगा और हाई कोर्ट के जजेस गवर्नर को, ठीक है। तो ये चलता है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हम लोग ने देख लिया, आर्टिकल 155 थोड़ा ज़्यादा ही देख लिया है। देन आर्टिकल नंबर 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब यहाँ पर इसके कुछ सब क्लॉसेस हैं जो हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। इसके कुछ सब क्लॉसेस हैं जिसमें दिखा गया है कि गवर्नर, गवर्नर इसको गवर्नमेंट मत समझिएगा, गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक ये प्लेजर देता रहेगा प्रेसिडेंट को तब तक ये गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करेगा, ठीक है। मतलब कभी भी प्रेसिडेंट चाहे तो वो गवर्नर को हटा सकता है, सिंपल सी बात है। देन इसी के अंदर लिखा है कि जो गवर्नर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? तो ये देगा रेजिग्नेशन अपना, ये अपना रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को, है ना। क्या देगा? रेजिग्नेशन। अपॉइंट कौन कर रहा था? और अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहा था, हमने भी देख चुके हैं। और इसी के अंदर दिया गया है कि जो गवर्नर का एक एक्चुअल टर्म होता है वो 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। और वो हटाएगा कौन? तो वो हटाएगा प्रेसिडेंट। क्यों हटाएगा प्रेसिडेंट? क्योंकि ये उसके प्लेजर तक काम करता है, ठीक है। प्लेजर देता रहेगा, काम होता रहेगा। देन आता है आर्टिकल नंबर 157 में दी गई है कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी जो उम्र है वो 35 साल एटलीस्ट हो जानी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशन कम से कम। मतलब इस अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप गवर्नर के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपॉइंटमेंट ले सकते हो का मतलब कि आप गवर्नर के लिए खड़े हो सकते हो कि मुझे गवर्नर बनाया जाए। हर कोई गवर्नर नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत तामझाम होता है। मतलब एटलीस्ट ये चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। देन आता है आर्टिकल नंबर 158 कंडीशन बतानी है गवर्नर ऑफिस की कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना। क्या क्या होना चाहिए तो वो तो देख लिया, क्या क्या नहीं होना चाहिए जिससे कि आपकी कुर्सी चली जाएगी गवर्नर की, वो भी देख लेते हैं थोड़ा, जो कि दिया गया है आर्टिकल नंबर 158 के सब क्लॉसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है जिसका पहला सब क्लॉज ये बोलता है कि द गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर
ऑफ एनी हाउस। अब एनी हाउस का मतलब होता है या तो पार्लियामेंट या तो लेजिस्लेचर। अगर वो है इनका मेंबर तो उसको जल्दी से जल्दी छोड़ देना है, नहीं तो गवर्नर भाई साहब की कुर्सी चली जाएगी। ठीक है। सेकंड में दिया गया है द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। कोई भी लाभ का पद धारण ना करा हो, लाभ का पद धारण ना करा हो को अगर मैं सीधे मीनिंग समझाऊं तो कोई भी ऐसी नौकरी ना हो, ऐसी सरकारी नौकरी ना हो, या कोई भी ऐसी चीज में ना लगा हो जहां पे उनको पैसा बहुत आ रहा हो। ठीक है। लाभ का पद कहला जाएगा वो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि वो किसी एनजीओ से जुड़ा हो या ह्यूमन वेलफेयर के लिए, है ना, सोशल वर्कर हो, तो यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि वो हम लोगों के लिए ही काम कर रहा है एटलीस्ट अगर लास्ट में देखा जाए तो वहाँ से फिर पैसा मिल भी रहा तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे कोई काम पे लगा जहाँ पर उसको भरपूर पैसा मिल रहा हो और काम नाम मात्र का हो तो फिर उसकी कुर्सी चली जाएगी। ठीक है। थर्ड है कि जो भी एमोलूमेंट होते हैं और जो भी अलाउंसेस होते हैं गवर्नर की, वो कौन डिसाइड करता है कि कितनी मतलब सैलरी वगैरह उसके अलाउंस देने जाने चाहिए, उनके एमोलमेंट सैलरी वगैरह, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और इसी के अंदर है आपका सब क्लॉज 3 के अंदर भी एक है 3A जिसको सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि कब हुआ था 1956 उससे जोड़ा गया था। इसमें लिखा गया है, जैसे अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे, कि जो गवर्नर होता है वो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट हो सकता है ना। तो जो उसकी सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। लेकिन वो सैलरी कौन सा स्टेट कितनी देगा ये कौन डिसाइड करता है? तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। मान लेते हैं किसी गवर्नर की सैलरी 1 लाख है, ये फाइनल 1 लाख डिसाइड किसने करी? कि पार्लियामेंट ने, कि इस गवर्नर को 1 लाख सैलरी दी जानी चाहिए। अब कौन सा स्टेट कितनी सैलरी देगा तो वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। जैसे कि स्टेट 1 देगा इसको 70,000 एंड स्टेट बी देगा इसको 30,000, तो ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी जो पेंशन निकलती है, इनकी जो पेंशन निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। पेंशन की बात हो रही है। और यहीं पे ही आपका राइट से लिखना पड़ेगा। जो सब क्लॉज 4 है वो ये बोलता है कि जो एमोलमेंट है, एमोलमेंट और जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है। तो ये 4 सब क्लॉज हैं आर्टिकल 158 के अंदर जिसमें कंडीशंस दी गई हैं गवर्नर्स के ऑफिस की। आर्टिकल 159 ओथ के बारे में दिया गया फॉर्मेशन। कौन दिलाता है ओथ? हम देख चुके हैं हाई कोर्ट के जज, छोटा मोटा काम हाई कोर्ट के जज करेंगे। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना। और गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? तो वो भी प्रेसिडेंट को देगा। बस ओथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जज। और हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाता है? तो वो गवर्नर दिलाते हैं। गवर्नर को जज दिलाएगा, जज को गवर्नर। ठीक है। एक दूसरे को दिलाते हैं ओथ। देन आता है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं अगर किसी स्टेट में गवर्नर नहीं है, उसकी जो पोस्ट है खाली पड़ी है, ब्लैंक पड़ी है, उसको फुलफिल तो अब तुरंत तो नहीं हो पाएगी क्योंकि अपॉइंट करेंगे, देखेंगे, जाकेंगे। अगर इमरजेंसी में किसी को कुछ फैसले लेने पड़े तो कौन लेगा वो फैसले? या तो वो प्रेसिडेंट लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर, या तो जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो लेगी। ठीक है। राज्यपाल के गवर्नर के फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा उस टाइम पर? तो प्रेसिडेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल नंबर 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। जो भारत का राज्यपाल होता है उसकी क्षमा शक्तियों के बारे में दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि कुछ जो क्षमा शक्ति है, पार्डन है, वो किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास थी। जहां पर हम लोग ने देखा था कि अगर जगह है यहाँ पर, चलिए एक और बना लेते हैं। स्लाइड की कमी है क्या? आर्टिकल नंबर 161। ठीक है। क्या बोल रहा है? यहां से ध्यान से देखिएगा। प्रेसिडेंट
गवर्नर, दोनों के पास क्षमा करने की शक्तियां होती हैं, है ना, पार्डन की। क्या क्या होती हैं दोनों के पास? ये किसी को पार्डन कर सकते हैं, कम्यूट, रेस्पाइट, रिप्राइव और रेमिशन। ये शक्तियां इनके पास होती हैं दोनों के पास। गवर्नर के पास कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि ये डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंसेस को नहीं दे सकता, मतलब डेथ सेंटेंसेस के मामले में ये पार्डन नहीं कर सकता। किसी की अगर मृत्यु तय है तो उसको कम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि हमें पता है जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। देन जो गवर्नर है, ही पार्डनिंग अगेंस्ट द मार्शल लॉ, इनके अगेंस्ट भी ये अपनी पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर सकता। किसके अगेंस्ट? मार्शल लॉ के अगेंस्ट। मार्शल लॉ मतलब जितने भी आर्मी हो गए, नेवी हो गए, एयरफोर्स हो गए, आर्म्ड फोर्सेस हो गई, इनके लिए अगर कोई दोषी पाया गया है तो उनको भी ये उनकी सजा कम नहीं करवा सकता है। वो सिर्फ कौन करवाएगा? वो सिर्फ प्रेसिडेंट करवाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो सबका चीफ होता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो गवर्नर के मामले में ये दोनों एक्सेप्शन रहते हैं कि वो किसी की मृत्यु क्षमा को नहीं टाल सकता है। देन वो अगर किसी मार्शल लॉ के, मतलब किसी व्यक्ति ने मार्शल लॉ का वायलेशन करा है तो उसको भी वो क्षमा नहीं कर पाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल नंबर 161, लास्ट आर्टिकल ऑफ द गवर्नर सीरीज, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सारे टॉपिक्स आते हैं, किसके अंदर? स्टेट लिस्ट के अंदर। तो स्टेट अपना ज्यूरिडिक्शन एरिया वहाँ तक फैला सकती है। अगर उसको लग रहा है कि फैसला मैंने गलत दिया है तो वो अपना ज्यूरिडिक्शन एरिया को बढ़ा सकती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 163, यहाँ से गेम होता है थोड़ा सा चेंज। यहाँ से गेम होता है थोड़ा सा चेंज। क्यों होगा गेम थोड़ा सा चेंज? अगर पार्ट 5 का आर्टिकल नंबर 74 के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो उसमें दिया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अगर 74 में अगर हम 89 ऐड कर दें और हमें मिलता है 163, जो हमें बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी गवर्नर। सेम आर्टिकल है, बस वहां पर प्रेसिडेंट के लिए था, यहाँ पर गवर्नर के लिए है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सीएम और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को, ठीक है। आर्टिकल 74 में पढ़ा था कि पीएम होता है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट वाला समझाई देता हूँ, देन गवर्नर वाला आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा। जो पीएम और सीएम सीओएम होते हैं उसके, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। तो क्या उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है? क्या वो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना पड़ता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बोला था कि मानना ही मानना पड़ेगा, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बोला था कि एक बार वो लौटा सकता है उनकी एडवाइस को। लेकिन गवर्नर के ऊपर ये उतनी ज्यादा बाइंडिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन वाले फैसले अपने खुद ले सकता है, ठीक है। ये बोलता है सब क्लॉज 1, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सब क्लॉज 2 बोलता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी मैटर इज और नॉट अ मैटर एज सस्पेक्ट विच द गवर्नर इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिप्शन शैल बी फाइनल। ध्यान सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फैसले रहते हैं कि एडवाइस के तौर पर ना लेके गवर्नर या प्रेसिडेंट उनको भावनाओं के अकॉर्डिंग लेते हैं अपन के, ठीक है। कि मतलब कि अब कहाँ पर क्या सही होगा, क्या पर गलत होगा, वो गवर्नर खुद वो फैसले लेगा या प्रेसिडेंट खुद वो फैसले लेगा। गवर्नर को ज़्यादा छूट रहती है प्रेसिडेंट के मुकाबले, गवर्नर ज़्यादा फैसले ले सकता है ऐसे गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के अगर कंपेयर करा जाए तो सब क्लॉज 2 में यही बोल रहा है कि भाई कौन सा मैटर या कौन सा टॉपिक वो डिस्क्रिप्शन वाला है कि नहीं है, जहां पर गवर्नर खुद अकेले फैसला ले सकता है। इस बात का भी फैसला गवर्नर खुद करेगा और वो सही ही होगा, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं लेगा, ठीक है। सब क्लॉज 3 में ये बोला गया है द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स। मतलब ये बोला गया है इसमें पर्टिकुलरली कि जो मिनिस्टर है वो जो एडवाइस दे रहे हैं, सीएम प्लस सीएम किसको दे रहे हैं? गवर्नर को। जो एडवाइस दे रहे हैं वो कभी भी कोर्ट में नहीं पूछी जाएगी कि भाई क्या एडवाइस दी गई थी और तुमने अपनाई कि नहीं अपनाई, ठीक है। तो वो एडवाइस कभी भी कोर्ट में नहीं पूछी जाएगी। आर्टिकल नंबर 164, 74 में 89 जोड़ा था, 75 में 89 जोड़िए,
क्या मिलेगा 164। 75 में दिया था अदर प्रोविजनर एज टू मिनिस्टर, यहाँ भी सेम दिया गया है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, वहां पर प्रेसिडेंट के लिए दिया गया था, यहाँ पर गवर्नर के लिए दिया गया। क्या है दिक्कत, दोनों में देख लेते हैं। जो 164 है उसका सब क्लॉज 1 बोलता है, सेम ही है 75 और 164 सेम है। अगर आपको 75 पार्ट 5 का याद है तो 164 भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इसमें यह बोला गया है कि जो चीफ मिनिस्टर है ना, और जो चीफ मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको गवर्नर अपॉइंट करता है। ये सब क्लॉज 1 में बोला गया है, ठीक है। और किसकी एडवाइस पे करता है गवर्नर, सबसे पहले गवर्नर यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले गवर्नर अपॉइंट करेगा किसको, सीएम को, फिर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, लेकिन किसके कहने पर करेगा, तो वो सीएम के कहने पर करेगा, ठीक है। कि भाई इस मिनिस्टर को मैं चाहता हूँ कि ये वाली मिनिस्ट्री मिले, फलाना मिनिस्टर को मैं चाहता हूँ कि ये वाली मिनिस्ट्री मिले, तो गवर्नर बोलेगा हाँ भाई तू खड़े हो जा, मैं मिनिस्टरशिप आपको दिलाता हूँ, मतलब ओथ दिलवा देता हूँ, अपॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आर्टिकल 164 के जो क्लॉज था ए, उसके भी कुछ सब क्लॉज हैं 1A और 1B, उनके बारे में भी देख लेते हैं। 1A में दिया गया है कि जो टोटल COM होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें से उसको भी इंक्लूड करना है किसको, सीएम को, वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1B में ये बोला गया है एड्रेस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर, इसमें बेसिकली डिफेक्शन के बारे में बताया गया है। डिफेक्शन जो कि 10th स्केड्यूल से बिलोंग करती है। डिफेक्शन मतलब ये होता है कि अगर कोई एक मेंबर एक पार्टी से जीत जाता है और वो फर्दर अपनी आगे जाके पार्टी बदल लेता है, तो ये तो जनता के साथ गलत हुआ, क्योंकि उसने किसी और पार्टी का नाम दिखा के वोट अपनी तरफ ले लिया और लास्ट में जाके पार्टी बदल ली, तो ये डिफेक्शन का केस बन जाता है, ठीक है। फिर उसको 6 साल तक मेंबरशिप मिनिस्टरशिप नहीं मिलती है, और या तो मिलेगी तो तब मिलेगी, या तो वो दोबारा री इलेक्ट होके आए, ठीक है। इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया है, इसको फर्स्ट बी को। देन आर्टिकल 164 का जो बी वाला क्लॉज है वो ये बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधान सभा होती है, उसके लिए जितने भी मिनिस्टर हैं उसके वो सारे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर सरकार गिरती है तो उसमें से मिनिस्टर्स का हाथ होगा। थर्ड में ओथ दी गई है, इन सबको ओथ कौन दिलाएगा, तो इन सबको ओथ गवर्नर दिलाएगा, ठीक है। देन इसमें दिया गया है अ मिनिस्टर, डी वाले में, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of legislature of the state at the expiration of that period cease to be a minister। अगर कोई 6 महीने लगातार नहीं आता तो उसकी मिनिस्टरशिप कैंसिल कर दी जाएगी उस टाइम पर। ई में दिया गया है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। तो ये इसके क्लॉजेस थे, एक एक करके हमने जान लिए, सरल थे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपने पार्ट 5 पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर पार्ट 5 के 76 के आर्टिकल में आप 89 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 165 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। 76 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, वहां पे था अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट, ध्यान से देखिएगा। इसके कुछ सब क्लॉसेस हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स के। सबसे पहले इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट तो ये गवर्नर करेगा, ठीक है। बी में दिया गया है इनकी ड्यूटीज के बारे में। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि 76 में था, उसके सब क्लॉज 3 में था कि राइट टू ऑडियंस। लेकिन अगर हम 165 यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग 76A, 76B, 76C, 76D के बारे में बात करें तो ये चारों आर्टिकल परफेक्ट हैं 76 के मामले में। लेकिन अगर हम लोग 165(3) के बारे में बात करें तो यहाँ पर राइट टू ऑडियंस नहीं है, है ना। यहाँ पर 165(3) में दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक वो प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा, अच्छे से काम करता रहेगा, तो वो ऑफिस होल्ड करेगा अपना। अगर प्रेसिडेंट को लगा कुछ गलत हो रहा है तो उसको निकाल सकता है, ठीक है। राइट टू ऑडियंस सिर्फ था अटॉर्नी जनरल के उसमें, मतलब कि वो किसी भी अदालत में जाके, किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें नहीं है एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट को। क्यों नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल यूनियन का एक लौता उतना बड़ा अधिकारी होता है, उतना बड़ा अटॉर्नी जनरल होता है, एडवोकेट होता है, तो वो इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, सुनवाई कर सकता है ना, हियरिंग कर सकता है। लेकिन भाई एडवोकेट जनरल तो इतने बड़े इंडिया के किसी एक स्टेट का ही होगा। अब स्टेट का है तो पूरी इंडिया में थोड़ी ना हियरिंग करता फिरेगा, उसको सिर्फ उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में ये आज़ादी होती है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं है। ये कहाँ पर था, सिर्फ 76C में था, या 76 थर्ड वाले क्लॉज में था। देन आता है, अगर हम लोग 77 में 89 जोड़ देते हैं पार्ट 5 के, तो हमें मिलता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। वहाँ पे था गवर्नमेंट ऑफ अ यूनियन, मतलब कि जितने भी काम होते हैं यूनियन के वो सारे
प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, और यहाँ पर लिखा गया है जितने भी सारे काम होंगे स्टेट के वो सारे किसके नाम से होंगे, गवर्नर के नाम से होंगे। सेम है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पार्ट 5 याद होना जरूरी है। 78 में अगर हम लोग 89 जोड़ दें तो हमें मिलता है 167। ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज दी गई हैं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज दी गई थी कि वो भाई एक लिंचपिन के तौर पर काम करता है COM और किसके बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में। यहाँ पर गवर्नर काम करेगा, यहाँ पर गवर्नर काम करेगा COM, और किसके बीच में, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर CM काम करेगा, ठीक है, गवर्नर के बीच में। तो ये दिया गया है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, द स्टेट लेजिस्लेचर। वहां पर चैप्टर 2 था जिसका नाम था पार्लियामेंट। ओके, 79 अगर आपको याद हो, 79 में दिया गया था किसके बारे में, कि एक पार्लियामेंट होनी चाहिए। अगर हम लोग 79 में 89 ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 168 आर्टिकल नंबर, जो हमें बताता है कि एक स्टेट में लेजिस्लेचर होनी चाहिए। देखिए बहुत सिमिलर है, बस वहां पर सेंट्रल लेवल पर बात हो रही थी, यहाँ पर स्टेट लेवल पर बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि 79, 80, 81, 82 पार्ट 5 की। 79 में बात हो रही थी पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। 80 में बात हो रही थी राज्यसभा के बारे में, 81 में बात हो रही थी लोकसभा के बारे में, और 82 के बारे में बात हो रही थी डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा कि 79 में हम लोग ने 89 जोड़ा, क्या मिल गया, 168, जो कि हमें बता रहा है कि एक लेजिस्लेचर होनी चाहिए, मतलब वहां पर एक पार्लियामेंट बन रही थी। 80 में बता रहा था राज्यसभा, इसमें हम लोग 89 जोड़ेंगे तो ये बताएगा हमें किसके बारे में, किसके बारे में बताएगा, ये हमें बताएगा स्टेट काउंसिल के बारे में या लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 169। 81 बता रहा था लोकसभा के बारे में, ये हम इसमें 89 प्लस करेंगे, हमें आर्टिकल नंबर मिलेगा 170, ये हमें बताएगा स्टेट की असेंबली के बारे में। और आर्टिकल नंबर 82 में हम लोग 89 जोड़ेंगे तो क्या हमें यहाँ भी डेलिमिटेशन कमीशन मिलेगा, तो यहाँ पर हमें डेलिमिटेशन कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, यहीं पर एक्सेप्शन होता है, अब वो हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बस। आर्टिकल 89, आर्टिकल 79, 80, 81, 82। अगर हम लोग पार्ट 5 की तरफ थोड़ा सा रुख करें, ठीक है, ये है आपका पार्ट 5, ये है आपका पार्ट 6। पार्ट 5 में हम लोग ने 79 के अंडर में देखा था कि क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है लोकसभा। लोकसभा किसमें था, इसमें था लोकसभा। इसी के ऊपर आता है आपका राज्यसभा, जिसको अपन अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा। और इसमें आता है, इन सबका हेड होता है, मतलब कि पार्लियामेंट का हेड होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब 79 में अपन कितना जोड़ें, 89, तो हमें कितना मिलता है, 168 मिलेगा। कितना मिलेगा, 168, 168, 169, 170 और 171। तो ये चीज़ हमें मिलने वाली है। 168 में बोलता है, जैसे यहाँ बोल रहा था कि पार्लियामेंट होनी चाहिए, 168 में बोलेगा कि यहाँ पर एक लेजिस्लेचर होनी चाहिए। तो ये आ गई आपकी लेजिस्लेचर। ये पूरी क्या, ये पूरी पार्लियामेंट है, ये पूरी क्या है, तो ये पूरी लेजिस्लेचर है, ठीक है। अब 79 के बाद आता है 80। 80 में अगर हम लोग 89 जोड़ेंगे तो हमें 169 मिलेगा। इसमें बोला था एक राज्यसभा होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें मिलेगी एक स्टेट काउंसिल, यहाँ पर मिलेगी हमें स्टेट काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल मिल गई। देन 81 में बोल रहा था होनी चाहिए एक लोकसभा। 81 में हम लोग ने 89 जोड़ा, यहाँ मिलता है हमें 170, मतलब कि स्टेट असेंबली। देन इनका हेड कौन होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट है इनका हेड, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है गवर्नर हो जाएगा। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शन यहाँ पर बनता है कि ये 82 डेलिमिटेशन कमीशन, डेलिमिटेशन
कमीशन। अभी डेलिमिटेशन कमीशन क्या है भाई, है ना, हिंदी में परिसीमन या आयोग बोलते हैं। 4 बार टोटल बैठा है। कब कब बैठा है? 1952 में बैठा है, 1963 में बैठा है, 1973 में बैठा और 2002 में बैठा है अंडर द एक्ट ऑफ। इसके जो एक्ट आए थे वो लगभग लगभग आए थे 1952, 1962, 1972 और 2002। तो इसके ये एक्ट आए थे, है ना। इनके अकॉर्डिंग जो भी जनगणना होती है हर 10 साल में, उसके अकॉर्डिंग सीटों का वितरण होगा। मतलब कि किसी स्टेट से कितनी सीटें जाएंगी वो कौन देखता है? तो वो डेलिमिटेशन कमीशन देखता है ना। मान लीजिए ये इंडिया है, इस पर्टिकुलर स्टेट से, अब मान लीजिए एक स्टेट इतना बड़ा है, एक स्टेट इतना छोटा है, इस स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इस स्टेट की पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो दो स्टेट, अब दोनों स्टेट से इक्वल सीट्स तो जाएंगी नहीं। कुछ ऊपर वाले स्टेट से, इस वाले स्टेट से जो सीटें हैं आपकी, ये वाले स्टेट से वो ज़्यादा जाएंगी, इससे कम जाएंगी लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन कितनी जाएंगी वो कौन देखता है? डेलिमिटेशन कमीशन। किस बेसिस पर देखता है? जनगणना के बेसिस पर देखता है, ठीक है। तो ये यहां पर भी अप्लाई होता है, लेकिन इसका अलग से आर्टिकल नहीं है। इसी के ही अंदर, मतलब यहीं पे ही इसी आर्टिकल में ही दिया गया है। यूनियन की भी हो जाएगी और सब, मतलब स्टेट की, मतलब जनगणना तो एक ही बार होगी ना, उसी डेलिमिटेशन कमीशन एक ही बार बैठेगा। ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए अलग से बैठ रहा है, यूनियन के लिए अलग से बैठ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो 171 में, तो 82 में यहाँ पर लिखता हूँ, 82 में अगर हम लोग 89 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 171। तो 171 में दिया क्या गया है, 171 में दिया क्या गया है उसके बारे में हम लोग नज़र दौड़ाएंगे। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पर। एक सेकंड रुकिएगा, एक स्लाइड और लेनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ये है आपकी लेजिस्लेचर, ठीक है। सबसे इसकी लोअर बॉडी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट असेंबली, देन आती है काउंसिल, देन सबका हेड होता है गवर्नर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती। कुछ पर्टिकुलर स्टेट हैं, 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। वो 6 स्टेट को हम लोग याद करते हैं कबूतम के नाम से। और कैसे याद करते हैं वो भी मैं एक बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक इंडिया का मैप है, रफली आप जान लीजिए, है ना। अब अगर मैं बताऊँ तो इसको ऐसे याद करिएगा, ये वाला पार्ट हो गया आपका कर्नाटक, ये वाला पार्ट हो गया आपका आंध्रा, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका कर्नाटक, एंड देन ये वाला पार्ट हो गया आपका आंध्रा। चूंकि और नीचे बनाता हूँ थोड़ा सा मैं, ये वाला पार्ट आपका कर्नाटक, ये वाला पार्ट आपका आंध्रा लगे हुए हैं। ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर बिहार, ये वाला पार्ट आपका यूपी, एंड देन ये वाला पार्ट आपका तेलंगाना, एंड देन ये वाला पार्ट आपका महाराष्ट्र। तो के से हो जाएगा कर्नाटका, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी से हो जाएगा आपका बिहार, यू से हो जाएगा यूपी, टी से हो जाएगा तेलंगाना और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। टी से तमिलनाडु मत लगाइएगा, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैप के थ्रू में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 6 स्टेट्स में ही आपकी अभी प्रेजेंट है स्टेट काउंसिल। हर एक स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, असेंबली हर एक स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो आर्टिकल 169 है उसमें दिया गया है, ये किसको जोड़ के बनाया गया है। वहाँ पर आर्टिकल 80 था, 89 प्रेजेंट करा, 169 यहाँ पर आ गया। वहाँ पर बोलता था कि हर एक स्टेट में, मतलब हर एक स्टेट में नहीं, वहाँ पर राज्यसभा के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पर बात कर रहे हैं काउंसिल इन स्टेट्स के बारे में, ठीक है। जो स्टेट की काउंसिल होती है, स्टेट काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके एबोलिशन के बारे में बात कर रहा है या क्रिएशन के बारे में बात कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एबोलिशन के बारे में बात कर रहा है या क्रिएशन के बारे में बात कर रहा है? किसी स्टेट में, मान लीजिए अभी 6 स्टेट हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 7वां स्टेट कोई सामने आ गया कि भाई हमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए है, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती कैसे है? वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कराएगी, देन वो जाएगा कहाँ पर? वो जाएगा पार्लियामेंट के पास, वो जाएगा पार्लियामेंट के पास। और अगर पार्लियामेंट ने इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया तो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर रिमूव करनी है किसी स्टेट को अपने
लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सेम प्रोसेस रहेगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फिर उसको स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास करवाएगी, पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से अगर उसको पास कर दिया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां से फिर हट जाएगी। तो रिमूव भी वैसे ही होती है, मतलब उसका क्रिएशन है वो भी वैसे ही होगा, और उसका जो एबोलिशन है वो भी वैसे ही होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो आर्टिकल 170 है इसमें बताया गया है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 170, हर एक स्टेट के पास उसकी स्टेट असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है या मैक्सिमम सीट कितनी निकल के आती है वहां से 500 निकल के आती है, 500 लेजिस्लेटिव असेंबली में। लोकसभा में कितनी निकलती हैं तो 550 निकलती हैं। मिनिमम कितनी निकलेंगी यहाँ से, मिनिमम निकलेंगी 60, और कई स्टेट्स में ये और कम हो जाती हैं और हो जाती हैं 30। तो आपको से सब याद रखना है। जो दिल्ली है, दिल्ली को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली कब मिली थी तो ये उसको 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसका आर्टिकल 239 AA के अंदर बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली जो इकलौती यूटी है इंडिया के, उसको उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी, और यहीं से ही उसको यूनियन कैपिटल टेरिटरी से उसका नाम चेंज हो गया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ एलए। अब यहाँ पर आर्टिकल 170 में तो हमने देख लिया कि 181 में था हमारा लोकसभा के बारे में 89 जोड़ा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई। 82 में था डेलिमिटेशन कमीशन, 89 जोड़ा, 171 मिला। तो यहाँ पर हमें डेलिमिटेशन कमीशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अरे भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हमने अभी यहाँ पर देखी, तो ये क्या है फिर दो बार? जी हाँ 2 बार। लेकिन 2 बार में डिफरेंस क्या है? एक में हमें बता रहा था उसके एवोल्यूशन और क्रिएशन के बारे में, एक बता रहा है कंपोजिशन के बारे में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन क्या होता है वो भी तो जान लें। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में, 6 स्टेट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं है ना, तो उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी? तो वो 1/3 होगी। किसकी होगी 1/3? इसकी होगी, मतलब एलए की, लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 होगी। मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम 40 होगी, और ये डिफर कर जाएगी उस स्टेट के अकॉर्डिंग। मतलब आपको इतना तो याद ही रखना है, ठीक है। अब जो भी लोग चुनकर जाएंगे, इलेक्ट होकर जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसका आर्टिकल है 170, कहाँ लिखना है? आर्टिकल 171। जितने भी लोग चुनकर जाएंगे, यानी कि यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट होकर जाएंगे, वो कहाँ कहाँ से चुन के जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। जो 1/3 पीपल होंगे उनको भेजेंगे म्यूनसिपालिटीज वाले या कोई भी लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। और जो 1/3 होंगे उनको लेजिस्लेटिव असेंबली से लोग चुन के भेजेंगे। जो 1/12 पर्सन होंगे वो होंगे टीचर, जिनको एटलीस्ट 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस। तो अगेन 1/12 कौन भेजेगा? जो ग्रेजुएट होंगे वहां के, अगेन 3 ईयर का एक्सपीरियंस। और जो बच जाते हैं 1/6, ये भी क्या इलेक्ट होकर आएंगे? तो नहीं, ये नॉमिनेट होंगे। ये कहाँ पे नॉमिनेट होते हैं? तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, इन 4 में तो होंगे। और यहाँ पर को ऑपरेटिव मूवमेंट्स को भी ऐड कर लीजिएगा, है ना। वहां पर कौन लेसेस में इनको, मतलब लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल साइंस में राज्यसभा में अगर हम देखें आपकी स्ट्रेंथ 250 होती है तो वहां पर प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करके भेजता है। यहाँ पर गवर्नर भेजेगा, लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स से भी लोग जा सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 83 में था, एक सेकेंड, आर्टिकल 83 में था ड्यूरेशन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक ही होती है, यूनियन की होती है, ठीक है। उसमें हम लोग ने 89 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगी ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जो लोकसभा है आपकी, और लोकसभा कह रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जनरली 5 साल के लिए होती है ना। ध्यान से सुनिए काउंसिल के बारे में, ये 5 साल के लिए होती है। उससे पहले भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनके सारे मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सरकार गिरने के लिए और सरकार बनाने के लिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा थी, राज्यसभा थी, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती, कभी भंग नहीं कर सकते उसको। सेम एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो कभी डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन वो एबॉलिश हो सकती है। दोनों में डिफरेंस होता है। डिसॉल्व कोई नहीं कर सकता, एबॉलिश कर सकता है। कौन करेगा? तो ये करेगी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हमें हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए ही नहीं। और फिर वो क्या करेगी? तो फिर वो लाएगी
स्पेशल मेजोरिटी से बिल उसको पास कराएगी, पार्लियामेंट में भेजेगी, पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से पास करा और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल उस पर्टिकुलर स्टेट से एबॉलिश हो जाएगी। ठीक है, तो डिसॉल्व नहीं होगी, एबॉलिश हो सकती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 84 में वहां बात हो रही थी क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स शिप ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के बाद में हो जाएगी। अगर हम 89 को जोड़ देंगे, आर्टिकल 173 क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यही समझा देता हूं मैं। ठीक है, पहला तो अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली से है तो उसकी ईयर एटलीस्ट 25 होनी चाहिए, काउंसिल से है तो 30 ईयर होनी चाहिए, सेम एज लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सेम एज लोकसभा राज्यसभा। और इसके अलावा कुछ ग्राउंड्स रहते हैं कि भाई वो पागल नहीं होना चाहिए, मतलब कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, है ना, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो पोस्ट है वो होल्ड नहीं करा हो, तो ये सारे ग्राउंड्स होते हैं। अगर वो ऐसे कुछ ग्राउंड्स पे है तो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी और वो एलिजिबल नहीं होगा पर्टिकुलर सीट के लिए। ठीक है, देन यहाँ आते हैं हम लोग 85, वहां बात कर रहा था आर्टिकल नंबर 85 में सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। क्या होता है भाई साहब, ये 89 जोड़ा आर्टिकल 174 में लगे। अब हमें पता है बेसिकली ये बजट से रिलेटेड होता है। एक साल में 3 बजट पेश होते हैं, कितने होते हैं? 3, मिनिमम 2 तो करना ही पड़ता है, मिनिमम 2 तो करना ही पड़ता है, जिनके बीच का गैप 6 महीने का होता है, ये सब हमने देख चुका है। जब बजट अपने सेशन में चल रहा होता है उसको प्रेसाइड कौन करता है? तो स्पीकर प्रेसाइड करता है, पीठासीन अधिकारी लोकसभा का। ठीक है, ये चीज आपको पता है। और एडजन भी वही करता है, एडजन सीने डाई भी वही करता है। एडजन सीने डाई का मतलब ये होता है कि वो बताता नहीं है कि दोबारा कब मिलना है। जब वो एडजन सीने डाई करता है बजट सेशन, सॉरी बजट, इसको ना आप बजट नहीं करिए, इसको करिए सेशन, बजट लिख दिया, इसको सेशन करिएगा। 3 सेशन होते हैं, मिनिमम 2 तो होने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो जब अब सेशन अपने एंडिंग पर होता है तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर देता है? प्रोरोग कर देता है। प्रोरोग का मतलब होता है कि भाई ये सेशन अब यहाँ पर खत्म है, अब कल से मत आना है, मतलब ये सेशन अब कंप्लीट खत्म है, इसका मतलब होता है प्रोरोग करना। स्टेट लेजिस्लेचर की बात है, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर हाउस को ही खत्म कर देना, उस पर्टिकुलर हाउस को ही खत्म कर देना। खत्म लेकिन कौन होगा यहाँ से, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर असेंबली ही खत्म होगी, काउंसिल खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो सिर्फ एबोलिश होती है। अब भी हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर 86 में हमें दिया गया था आर्टिकल, अगर पार्ट 5 के बारे में देखें, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। 175 में दिया गया हमें गवर्नर के बारे में, सेम, बिल्कुल कुछ नहीं देखना है। ठीक है, वहां पर आर्टिकल 87 में दिया गया था स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, उसमें हमने जोड़ा 89, हमें मिला 176। इसमें दिया गया है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। क्या होता है स्पेशल एड्रेस? मान लीजिए नई नई सरकार बनी है, लेजिस्लेचर असेंबली में नए नए लोग आए हैं, तो उसमें जो पहला अपना एड्रेस करता है वो कौन करता है? सबको गवर्नर करता है, यहाँ पर करेगा। और कब करेगा? जो हर साल का जो पहला सेशन रहता है वहां पर करेगा, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 88 में था राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, नहीं था, वहां पर था अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउस। और उसमें अगर हम लोग 89 जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 176। सेम बोलता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, एज रिस्पेक्ट द हाउस। इसका मतलब ये होता है कि जो मिनिस्टर रहते हैं और जो एडवोकेट जनरल रहते हैं वो चाहे तो किसी भी हाउस में जा सकते हैं, चाहे वो एलए में जा सकते हैं, चाहे वो एलसी में जा सकते हैं, और किसी में भी जाके उनके पास ये फ्रीडम रहती है कि वो कुछ भी जाके बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हियरिंग सुन सकते हैं, लेकिन अपने वोट को कास्ट नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते। ठीक है, सब करो वोट मत दो, बस इतना सा काम है। आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे था वहां पे था आर्टिकल नंबर 89 जो बोल रहा था, अब ध्यान सुनिएगा, ये वाला थोड़ा मेरे को ध्यान से बताना पड़ेगा। एक स्लाइड ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, अपनी स्लाइड है। थोड़ा बस ध्यान लगा के वाला पार्ट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये आर्टिकल पार्ट 5 के हैं। ठीक है, और ये बताते हैं हमें राज्यसभा के ऑफिसर्स के बारे में, ये मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक, और ये बताएंगे लोकसभा के स्पीकर्स, और लोकसभा के स्पीकर्स करिए, इसको स्पीकर्स नहीं करिए, चेयरमैन करिए, चेयरमैन
डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, ये बताएंगे हमें लोकसभा के स्पीकर एंड मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, अब आप सब में 89 जोड़ेंगे, इसमें 89 जोड़ा, इसमें 89 जोड़ा, इसमें 89 जोड़ा, इसमें 89 जोड़ा, 89 89 89 89। देखिए इसमें जोड़ा क्या मिलेगा आपको, 9 हो जाएगा 18, 8 8 16, 178। ठीक है, ये मिलेगा। देन 179, 180, 181, यहाँ मिलेगा 182, 183, 184 और 185 सेम मिलेंगे। ओके, एक बार चेक कर लें, 178, 9, 80, 81, 82, 3, 4, 5 सेम है। अब ध्यान से सुनिए होता क्या है। पार्ट 5 में ये जो 4 आर्टिकल्स दिख रहे हैं ये वाले, ये बताते हैं राज्यसभा के बारे में, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ये वाले जो होते हैं 4 आर्टिकल्स, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में नहीं बताएंगे, ये बताएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ठीक है, मतलब कि अपर हाउस के आर्टिकल आ गए हैं यहाँ पर और लोअर हाउस के आर्टिकल चले गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के आर्टिकल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती, हर स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए यहाँ से उसको आप समझ सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। मतलब 89 जोड़ना है, अगर आप 89 की ट्रिक से याद कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तुक्के नहीं मारना कहीं पर। ठीक है, अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, चारों के बारे में बताता हूं अभी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम राज्यसभा को रख दें और यहाँ पर अगर हम लोकसभा को रख देते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद पूरे वीडियो का, पूरे लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है और उसका जो डिप्टी चेयरमैन होता है, लोकसभा में ये नहीं होते, लोकसभा में होता है स्पीकर और होता है डिप्टी स्पीकर, ये चीज आपको पता होगी, है ना। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो और कोई नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसका इलेक्शन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो डिप्टी चेयरमैन होता है उसको कौन चुनता है, उसको कौन इलेक्ट करता है, तो उसको खुद राज्यसभा के लोग इलेक्ट करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब सेम एस यहाँ पर लोकसभा में देख लें तो लोकसभा का जो स्पीकर हो गया, ये डिप्टी स्पीकर, इन दोनों को इलेक्ट करता है कौन, इन दोनों को इलेक्ट करते हैं खुद हाउस के लोग, हाउस के द्वारा ही ये इलेक्ट होते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, तो ये करेगा चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ये भी आपको पता हो गया, बहुत बढ़िया बात। तो स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो कौन तय करता है, तो वो करता है भाई प्रेसिडेंट। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, तो ये करेगा आपका स्पीकर। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया चीज है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे कि देखो यहाँ पर राज्यसभा में या चारों में, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई या काउंसिल हो गई, सब में होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन। कुछ एक पैनल होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं, उनको कौन चुनता है, तो उनको खुद या तो चेयरमैन चुन लेगा या तो वहीं के लोग चुन लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं होता है। ठीक है, ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्यों होता है, ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्यों होता है, सबसे पहले कलर चेंज कर लें, दिख ही नहीं रहा। ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन, जैसे राज्यसभा हो गया तो मैक्सिमम 6 लोगों का होगा, लोकसभा की बात कर लें तो ये मैक्सिमम पैनल ऑफ चेयरपर्सन है वो 10 लोगों का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता क्या, मान लेते हैं ये जो चेयरमैन भाई साहब हैं ये या तो एब्सेंट हो गए या तो इनकी सीट हो गई वैकेंट, दो कंडीशन होगी, या तो एब्सेंट हो गए या तो वैकेंट हो गए। एब्सेंट होने का मतलब ये होता है कि ये थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर गए हैं, मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी पर गए, तो इनकी जगह पर कौन बैठेगा, तो भाई इनकी जगह पर बैठेगा डिप्टी चेयरमैन, नो डाउट। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन की भी सीट एब्सेंट है तो खाली है, तो इस पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक उठ के आएगा और यहाँ पर संभाल लेगा उस कुर्सी को, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर सीट वैकेंट हो गई तब क्या, तब भी आएगा कौन, डिप्टी चेयरमैन। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो तब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल बुक्स,
इस पैनल ऑफ चेयरपर्सन से किसी को आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल बुक्स। लेकिन या प्रेसिडेंट किसी को रिकमेंड करेगा उस हाउस से कि भाई सीनियर मोस्ट हो तुम आके संभाल लो, तब तक संभाल लो जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए। तो या तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई आ जाएगा या प्रेसिडेंट किसी को इलेक्ट कर देगा उस टाइम के लिए कि पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम बन जाओ चेयरमैन, जब तक कि रियल चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का हम इलेक्शन नहीं करा देते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर हम लोकसभा की बात देख लें लोकसभा में भी सेम ही होता है, ठीक है, लोकसभा में भी सेम ही होगा, आपको पता होना चाहिए। अगर यहां पर देखें कि अगर एक स्लाइड और ये तो हो गई लोकसभा और राज्यसभा की बात। अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखें तो यहाँ का जो चेयरमैन होगा, ध्यान सुनेगा, और यहाँ का जो डिप्टी चेयरमैन होगा, है ना। अब यहाँ के चेयरमैन को कौन चुनता है, तो यहाँ का चेयरमैन क्या हुआ, देखो स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती, इसलिए इसका चेयरमैन वाइस गवर्नर तो होगा नहीं। मतलब कौन होगा, तो इसको कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है, तो वो गवर्नर, है ना। इसके इलेक्शन की डेट भी गवर्नर चुनता है, मतलब हाउस के लोग ही चुनते हैं इनको। जो इनका हाउस है वो खुद चुनता है, इलेक्ट करता है, लेकिन उसके इलेक्शन की डेट वो कौन तय करता है, तो गवर्नर करता है। डिप्टी चेयरमैन की कौन करेगा, तो वो चेयरमैन करेगा, सेम एज राज्यसभा, ठीक है। एलए में भी सेम होता है कि जो स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन चुनेंगे, कौन इलेक्ट करेंगे, तो खुद हाउस के लोग ही इलेक्ट करेंगे। लेकिन जो स्पीकर होगा उसके इलेक्शन की डेट गवर्नर तय करेगा, इलेक्शन डेट, और जो डिप्टी स्पीकर होगा उसके इलेक्शन की डेट स्पीकर तय करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इनको हटाते कैसे हैं, तो इनको हम इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इनको हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाते हैं। और कौन कौन हटाता है, तो खुद उनके हाउस वाले लोग ही हटाते हैं। यहाँ पर अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, जो कि चेयरमैन होता है, वो अपना रेजिग्नेशन अगर देगा तो किसको देगा, तो वो प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट किसको देता है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देगा। डिप्टी चेयरमैन किसको देगा, तो ये चेयरमैन को देगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को देगा। इनके केस में जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा, सेम एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी यही रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत कुछ कुछ मैंने क्लियर कर दिया होगा, आपको जानने में आसानी होगी। वहां पर था 89 प्लस करा 89, हमें मिला 178। इसमें दिया गया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पर था राज्यसभा के बारे में, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। 179 यानी कि हमने कितना ऐड करा 90 में 89, हमें वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑन रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर देख लिया हमने। 91 बात कर रहा था वहां पर, यहाँ पर कितना बात करेगा 91 में 89 जोड़ा 180। पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और द अदर पर्सन, मतलब डिप्टी स्पीकर या पैनल में से कोई चुन के आएगा, फिर वो किसके जैसे बिहेव करेगा, मतलब किसकी पोस्ट पे जाके बैठेगा, तो स्पीकर की पोस्ट पे जाकर बैठेगा। 92 में 89 जोड़ते हैं, हमें आर्टिकल मिलता है 181 जो बात करता है द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रेसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। देखो होता क्या है, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर रिमूवल के चार्जेस लगे हैं तो वो यहाँ नहीं बैठेगा, कहाँ नहीं बैठेगा, ये सबके साथ कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये दिया गया इसमें, और सेम चारों इसमें भी दिए गए हैं। लेकिन ये है लेजिस्लेटिव असेंबली के 4 आर्टिकल्स, और उसके स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, मिनिस्टर्स के आर्टिकल्स, और ये हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के आर्टिकल्स, ठीक है। सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है। बस अगर हम पहले जाएंगे तो ये मतलब पहले मतलब पार्ट 5 में जाएंगे तो ये हो जाते थे राज्यसभा के और ये हो जाते थे लोकसभा के, तो इतना बस डिफरेंस है, एक्सेप्शन बनता है यहाँ पर, तो ये याद रखना है। देन वहाँ पर 97 में हम लोग को देखने मिलता है पार्ट 5 में सैलरी अलाउंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, कहाँ के, पार्लियामेंट के। और अगर हम उसमें 89 ऐड करते हैं 186 आता है, तो ये कहाँ के हो जाएंगे, ये लेजिस्लेचर के हो जाएंगे, स्टेट के, ठीक है। 98 में हमें देखने मिलता है सेक्रेटरीट, और 98 में अगर हम लोग 89 ऐड कर देते हैं तो हमें स्टेट लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरिएट के बारे में देखने को मिल जाता है। 99 में हमें ओथ एंड अफर्मेशन देखने को मिलता है पार्ट 5 में, अगर हम उसमें 89 जोड़ देते हैं 188 देखने को मिलता है, जो कि बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन 5 मेंबर्स। और इनको ओथ दिलाता कौन है, तो या तो गवर्नर दिलाएगा, या गवर्नर एक स्पीकर को अपॉइंट करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर,
इसका काम सिर्फ वो दिलाने को रहता है मेंबर्स का, फिर इसका ये वाली खत्म हो जाती है, ठीक है। 100 में वहां पर पार्ट 5 में हम लोग ने देखा था वोटिंग इन हाउस और कोरम के बारे में देखा था, है ना। अगर हम उसमें 89 ऐड करते हैं हमें 189 देखने को मिलता है स्टेट के बारे में। सेम इसमें होता क्या है, कोरम क्या होता है, बेसिकली किसी हाउस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए एटलीस्ट जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 10% तो होना ही चाहिए उसकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये 10% नहीं है मतलब कि छुट्टी एडजन कर देगा कौन, स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है। और वोटिंग होती है मतलब कि एक वोटिंग कास्ट करता है कौन, स्पीकर या चेयरमैन। मान लीजिए ये कोई लेजिस्लेचर असेंबली है या काउंसिल है, 50% लोग में कोई बिल आया, उन्होंने इधर वोट करा, 50% ने इधर वोट करा। अब फैसला किसकी तरफ जाएगा, तो जो मेन बैठा रहेगा स्पीकर या चेयरमैन वो फाइनल अपना वोट को कास्ट करता है, या तो यहाँ कास्ट करेगा या तो वह यहाँ कास्ट करेगा, देन वो बिल पास होगा या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसके ऊपर क्या चल रहा है, रिमूवल का प्रोसेस, यहाँ पर हमने देखा था ये रिमूवल का प्रोसेस, तब वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएगा, वो नीचे बैठेगा और इन लोग के जैसे ही वोट कास्ट करेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो चेयरमैन रहता है राज्यसभा का वो अपना वोट नहीं देता है, क्योंकि वो एक क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ना कि वो राज्यसभा का मेंबर होता है। 101 में हमने देखा था वेकेशन ऑफ सीट्स, 89 प्लस करते हैं 190 वेकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये होता है सीट आपकी कब वेकेंट हो जाएगी, अगर कोई इंसान है वो दो जगह से लड़ता है ना, एमएलए भी बन जाता है, एमएलसी भी बन जाता है, दोनों मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली काउंसिल दोनों बन जाता है, लेकिन वो आगे चल के बताता नहीं है कि इसको कौन सी सीट रखनी है नहीं रखनी है, तो उसकी सीट चली जाती है। तो उसके बारे में ये सब चीज़ें दी गई हैं, है ना। मतलब 2 सीट से लड़ रहा है तो उसको ये बताना पड़ेगा मुझे कौन सी सीट रखनी है। 102 में था डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, उसमें हम लोग 89 ऐड करते हैं तो 191 में हमें मिलता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बारे में कोई पर्सन है या तो एमएलए होगा या वो एमएलसी होगा, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई कब होगा, या तो इंसॉल्वेंट होगा, है ना, खुद बैंकरप्ट हो जाएगा, वह दूसरों के लिए कैसे सोचेगा, ठीक है, अनसाउंड माइंड का होगा, थोड़ा सा पागल होगा, या उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा हुआ होल्ड करा होगा, या वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। तो अगर ये सारे ग्राउंड्स होते हैं उसके, तो वो उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, ठीक है। 192 वहां पर था 103 में, हम लोग 89 जोड़े थे, अब हमें मिलेगा 192 डिसीजंस ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। जो फाइनल अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए नहीं किया जाए, या फिर फाइनल अपना जो वोट है वो कौन देता है, स्टेटमेंट वो देगा आपका गवर्नर, कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन किससे पूछ कर देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हो रही है स्टेट लेजिस्लेचर की बात, अगर ये पार्लियामेंट की बात हो रही होती तो कौन देता, प्रेसिडेंट देता, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर। आर्टिकल 193 वहां पर था आर्टिकल 104 पार्ट 5 का, जो मैं बता रहा था पेनल्टी के बारे में। अगर कोई पर्सन है ना, एमएलए या एमपी के लिए क्वालिफाई, एमएलए या एमएलसी के लिए क्वालिफाइड नहीं है, या वो इलेक्शन जीत गया लेकिन उसने ओथ और अफर्मेशन नहीं ली है, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। मतलब अगर वो ऐसा समझिए कि अगर वो एमएलए है या वो एमएलसी है, ठीक है, उसने इलेक्शन जीत लिया, लेकिन अगर उसने ओथ और अफर्मेशन नहीं ली है और जाके वो बैठ रहा है कहाँ पर, एलए में या एलसी में, तो उसको 500 रुपये दिन का हर्जाना देना पड़ेगा। या वो क्वालिफाइड नहीं है तब भी जाके बैठ रहा है तो भी उसको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। और यह वहां पर बात हो रही थी आर्टिकल नंबर 104 में, इसमें हमने 89 ऐड करा, 193 पार्ट 6 में हमें ये लेजिस्लेचर के बारे में देखने को मिलता है। पार्ट 5 का आर्टिकल नंबर 105 पावर्स प्रिविलेजेस बता रहा था मेंबर्स और कमेटी की। क्या पावर्स और प्रिविलेजेस होते हैं, पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में सेम होते हैं। वहां पर था 105, यहाँ पर 89 जोड़ा हमने 194 देखने को मिल गया। क्या होती हैं पावर्स और प्रिविलेजेस, जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास, तो उनके पास होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो अपने लेजिस्लेचर मतलब एलए या एलसी कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, और फ्रीडम ऑफ वोटिंग होती है, किसी को भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस चीज़ के लिए वो कोर्ट उनसे नहीं पूछ सकता, मतलब दे आर नॉट आंसरेबल फॉर इट इन एनी कोर्ट, ठीक है। देन वहां पर आर्टिकल नंबर 106 था, जो हमें बता रहा था सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में, किसकी, मेंबर्स के बारे में। उसमें 89 जोड़ा 195 आया, ये बताएगा हमें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स और उनकी सैलरीज अलाउंसेस के बारे में, जो कि कहाँ से निकलती है, स्टेट लेजिस्लेचर से निकलती है, पार्लियामेंट से निकलती, ठीक है। जो आर्टिकल यहाँ पर देखिएगा, जो आर्टिकल 186 है, यानी कि ये वाला, ये भी सैलरीज एंड अलाउंस की बात कर रहा है, लेकिन ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात कर रहा है, ये बाकी सारे मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 106 तक खत्म हो गए।
अब पार्ट 5 में अगर हम लोग वापस जाएं और 107 देखें तो वहाँ से हमें ऑर्डिनरी बिल देखने को मिल जाता है, और अगर हम इसमें 89 ऐड करते हैं तो बनता है 196, जो कि हमें स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्डिनरी बिल देखने को मिल जाता है, और उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं, जाइएगा नहीं कहीं। तो चलिए, टाइम आउट होता है और हम शुरू करते हैं। तो हमने देखा आर्टिकल 107 में पार्ट 5 में दिया गया था ऑर्डिनरी बिल के बारे में, और अगर हम इसमें 89 जोड़ते हैं हमें मिलता है 196। लेजिस्लेचर के ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमें दिया गया है, किसके? ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमें दिया गया है। अब ध्यान समझिए होता क्या है। आर्टिकल 196 में हमें ऑर्डिनरी बिल के बारे में दिया गया है। अगर हम पार्ट 5 की तरफ अगर थोड़ा सा रुख करते हैं तो हमें पता है कि जो लोकसभा थी और राज्यसभा थी, दोनों में बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ऑर्डिनरी वाले, और दोनों के पास इक्वल पावर होती है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन असेंबली के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट में होती है असेंबली। इसके कुछ सब क्लॉसेस बनते हैं, जैसे कि दोनों हाउसेस में पहले तो इंट्रोड्यूस हो सकता है, दूसरा कि दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ेगा, मतलब कि असेंबली से भी और काउंसिल से भी, जब जाके वो बिल लॉ बनेगा। थर्ड में लिखा गया है कि अगर कोई हाउस सेशन में है और प्रोरोगेशन होती है, मतलब कि जो गवर्नर रहता है उस टाइम पे वो बोलता है सेशन एंडिंग कर देता है ना, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर सेशन बैठेगा और सेशन बैठेगा, तब वहां पर उसको देख लिया जाएगा। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जैसे अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है स्टेट काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस होता है और वहीं पर ही पेंडिंग पड़ा रहता है, इसका मतलब कि वो आगे नहीं जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली तक नहीं पहुंचता है, यहाँ से पास नहीं होता है और ये डिसॉल्व हो जाती है आगे जाके, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, वो बिल विल नॉट लैप्स। क्यों लैप्स नहीं करेगा भाई? भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, अगली बार मंत्री नए नए मंत्री आएंगे, लेकिन वो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही आगे नहीं बढ़ा था, मतलब यहाँ के तो मंत्री वही रहेंगे ना, तो ऐसे समझिए। और फिफ्थ वाले में समझिएगा कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पेंडिंग है और यहीं से पास नहीं हुआ है और आगे चल के ये अगर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगली बार सरकार बनेगी, मंत्री नए आएंगे, और जब मंत्री नए आएंगे तो अपना नए बिल लाएंगे, तो इस पुराने का हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें लिखा कि इस वाले में बिल लैप्स हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये आर्टिकल नंबर 196 में हमें दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 197। अगर हम वहां देखें पार्ट 5 में 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में हमें दिया गया था। क्या दिया गया था? जॉइंट सिटिंग के बारे में। अगर हम पार्ट 5 में थोड़ा देखें तो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा से इंट्रोड्यूस हुआ गया राज्यसभा में, या राज्यसभा से इंट्रोड्यूस हुआ गया लोकसभा में। अगर इन लोग ने 6 महीने तक एक दूसरे को जवाब नहीं दिया तो ऐसे में डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है, और प्रेसिडेंट उस बिल को आगे बढ़ाने के लिए क्या बुलाता है? तो वो बुलाता है जॉइंट सिटिंग। ये हमने देखा था आर्टिकल नंबर 108 में। लेकिन अगर हम इसमें 89 जोड़ते हैं हमें मिलता है 197। इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपैरिजन में, अगर बिल बन रहा हो तो, ठीक है। अब होता क्या है 197 में, वो समझिएगा। मान लीजिए ये है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये है गवर्नर। अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसने वहां से वो बिल पास होता है तो किसके पास जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको चुपचाप पास कर देती है तो वो गवर्नर के पास चला जाएगा, और अगर गवर्नर उस पर मुहर लगा देता है तो वो बिल लॉ बन जाएगा, ठीक है। अगर बिल जाता है, अगली कंडीशन है, अगर बिल जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक होल्ड करके रख सकती है, या उसको वापस भेज सकती है किसके पास? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, कि भाई कुछ इसमें अमेंडमेंट कर दो। अब लेजिस्लेटिव असेंबली या तो वो अमेंडमेंट कर देगी या तो वो अमेंडमेंट नहीं करेगी, और फिर से वापस वो भेजेगी किसके पास? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। और वापस आने के पास बाद भी इसके पास 1 महीने का वक्त रहता है कि उस बिल को होल्ड कर ले। तो टोटल इसके पास कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। 4 महीने उस बिल को होल्ड कर सकती है, और फिर ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा गवर्नर के पास ऑर्डिनरी बिल के केस में। तो ये आपको याद रखना है। अगर मान के चलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और वहां से बिल पास होता है, किसके पास जाएगा? असेंबली के पास। असेंबली ने भी उसको पास कर दिया तो गवर्नर के पास जाएगा। लेकिन अगर असेंबली ने इसको मना कर दिया तो वो बिल क्या हो जाएगा? वहीं पर ही
लैप्स कर जाएगा, वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, कचरे के ढेर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 198 में। 198 में दिया गया है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। वहाँ पर मनी बिल के रिस्पेक्ट में था आर्टिकल नंबर 109, जिसमें अगर हम 89 जोड़ें तो हमें 198 मिलता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा। किसके पास जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा। अब या तो ये चुपचाप आगे बढ़ा दे, गवर्नर को दे दे, या ये इसको भेजे वापस और कहे कि इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट कर दो, चाहे ये अमेंडमेंट करे ना करे, वापस भेजेगी, वापस भेजेगा, लेकिन ये सिर्फ टोटल 14 दिन तक होल्ड कर सकता है। ठीक है, वहां पर राज्यसभा के पास भी सेम ही मतलब कंडीशन थी, राज्यसभा भी कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ 14 दिन के लिए होल्ड कर पा रहा था बस, क्योंकि ये मनी बिल के रिगार्डिंग होता है। अब देखा जाएगा कि जो आर्टिकल नंबर 1110 था वहां बता रहा था डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, अगर हम इसमें 89 जोड़ते हैं हमें मिलता है 199। यहाँ भी ये बता रहा है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, सेम ही है, कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। वहां पर अगर हम आर्टिकल 111 में देखें तो हमें बता रहा था एसेंट टू बिल, 89 जोड़ते हैं यहाँ बताएगा 200 में एसेंट टू बिल। अब ये एसेंट टू बिल होता क्या है उसके बारे में अगर हम देख लें, अगर एसेंट टू बिल होता है कि मान लीजिए कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जाएगा काउंसिल के पास, काउंसिल ने भी उसको पास कर दिया तो जाएगा गवर्नर के पास। गवर्नर के पास होती हैं दो कंडीशन है, या तो वो उस बिल को एसेंट दे दे, मंजूरी दे दे और वो बिल को लॉ बना दे, या तो वो उस बिल को एसेंट नहीं देगा, और नहीं देगा तो वो अपनी वीटो पावर यूज करेगा। उसके पास 3 वीटो पावर होती हैं गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास भी। सबसे पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो पावर, ये इसकी नेगेटिव पावर होती है। ठीक है, सेकंड होती है सस्पेंसिव वीटो पावर, और थर्ड होता है इसके पास पॉकेट वीटो। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए बिल आया गवर्नर के पास, अब गवर्नर ने उस बिल को देखा और उसने तुरंत देखते साथ मना कर दिया कि मैं इसको पास नहीं करूंगा, मतलब वो उसने एब्सोल्यूट वीटो अपना यूज करा है। सस्पेंसिव वीटो मतलब गवर्नर ने वापस भेज दिया कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करके ला, मतलब कि उसने रिटर्न कर दिया बिल। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि उसने अपने पास रख लिया है कुछ टाइम के लिए और वो बताएगा नहीं कि उसको वो कब पास करेगा। ध्यान रखिएगा पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा ताकत होती है गवर्नर के कंपैरिजन में। कैसे होती है वो? प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो का यूज करके अगर उसके पास कोई बिल जा रहा है तो उसको रख लेगा, भले वो 10 महीने के लिए रखे, 10 साल के लिए रखे। गवर्नर इतना नहीं रख सकता, गवर्नर को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको पास कराना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग समझेंगे कि इस किसी पार्टी के साथ मिला हुआ है और उस बिल को पास नहीं करवाना चाहता। तो ऐसी ऐसी चीज़ है। ठीक है, इसलिए उसको पास करवाना ही पड़ता है, कुछ टाइम के लिए वो होल्ड कर सकता है पॉकेट वीटो का यूज करके। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 200 एसेंट टू बिल्स, या तो एसेंट देगा नहीं तो अपनी वो वीटो पावर यूज करेगा। अब यहाँ पर गवर्नर के केस में ये जो तीनों वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं और गवर्नर के पास भी होती है, लेकिन गवर्नर के पास एक ताकत ज्यादा होती है। किससे? प्रेसिडेंट से। वो एक ताकत कौन सी होती है? वो दी गई है हमें आर्टिकल नंबर 201 में कि वो बिल रिजर्व कर सकता है कंसिडरेशन के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा होता क्या है। अगर मान लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल गया काउंसिल के पास या काउंसिल से असेंबली के पास, के दोनों से पास होगा, जाएगा वो गवर्नर के पास। ठीक है, सेकंड कंडीशन में अगर दोनों से बिल पास हो रहा है, गया गवर्नर के पास, अगर गवर्नर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्या फैसला ले, तो वो उस बिल को भेज देगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ये बताता है हमें आर्टिकल नंबर 201। मतलब गवर्नर हमें सीधा सीधा बता देता है कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, आपने ज़्यादा पढ़ाई करी है, इस सेंस में ले लो उसको कि प्रेसिडेंट आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो आप इस केस को समझाओ। इस केस के मामले में, इस केस में क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल डायरेक्ट डील करेंगे प्रेसिडेंट के साथ। अब इसमें गवर्नर का कोई रोल कॉल नहीं रहेगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सस्पेंसिव वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो गवर्नर भी यूज़ करता है और प्रेसिडेंट भी यूज़ करता है, जिसका मतलब होता है कि वो बिल को रिटर्न कर दे, फिर उसमें फर्दर अमेंडमेंट करके लाया जाए। अगर वो एक बार आता है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से आ गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसमें फिर अपना क्या देना पड़ेगा? एसेंट देना ही पड़ेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास से हो गया गवर्नर के पास, फिर उसको एक बार रिटर्न करने के बाद उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। लेकिन इस केस में जहां पर असेंबली काउंसिल सीधे डील करती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास ये मतलब बाइंडिंग नहीं होती कि उसको फिर असेंट देना ही देना है, ये बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि असेंट बाइंडिंग नहीं होगी, वो जब चाहे जब देगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। अब जो बिल रिजर्व कर रहा है कंसिडरेशन के लिए, कौन कर रहा है? गवर्नर। किसके लिए कर रहा है? प्रेसिडेंट के लिए, है ना। लेकिन पार्ट 5 में
प्रेसिडेंट के पास ही बिल आ रहा था, भाई प्रेसिडेंट से ऊपर कौन होता है, कोई नहीं होता, तो वो बिल रिजर्व करेगा कि किसी के लिए नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल आर्टिकल नंबर 201 जैसा कोई आर्टिकल पार्ट 5 में नहीं था। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 202 में। हमने जैसे पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 111 तक 74 से स्टार्ट करा था, 111 तक सब में 89 जोड़ते जाना है। पार्ट 5 से क्या मिलता जाएगा, पार्ट 6 मिलता जाएगा। और आर्टिकल नंबर 1112 से कितना जोड़ना है, 90 जोड़ना है। कब तक जोड़ना है, आर्टिकल नंबर 123 तक, है ना। तो ये फिर हमें आगे के आर्टिकल्स मिलेंगे। तो आर्टिकल नंबर 202, है ना, यहाँ 111 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ से शुरू करना 112, और इसमें अगर आपको याद हो 112 तो उसमें दिया गया था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम कितना जोड़ेंगे, अब 89 नहीं जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला आर्टिकल वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, आर्टिकल 112 में दिया गया था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट के बारे में। बजट अगर हम लोग पार्ट 5 में देखें तो किसके नाम पर हो रहा था, तो प्रेसिडेंट के नाम पर था, रखा जा रहा था, और स्टेट लेजिस्लेचर में वो गवर्नर के नाम पर होगा। ठीक है, लाता कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर लाता है। देन आर्टिकल नंबर 113 वहां था प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट, और यहाँ पर है अगर हम लोग 90 जोड़ देंगे इसमें तो ये मिल जाएगा हमें आर्टिकल नंबर 203, जो कि हमें बताता है प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या प्रोसीजर दिया गया है उसके बारे में एक नजर दौड़ा लें सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 203 है, जैसे क्या होता है, बजट रहता है, जो बजट वर्ड कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो बजट है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट होने के बाद उसके ऊपर डिस्कस करा जाएगा। डिस्कस होने के बाद उसकी स्क्रूटनी करी जाएगी, मतलब गहरी जांच पड़ताल करी जाएगी। देन वोटिंग होगी कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद लाया जाता है, वोटिंग हो गई, इसके बाद लाया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल, ये लाया जाएगा। और इसके लाने के बाद जब सब फाइनल होता है तो फिर लाया जाता है फाइनेंशियल बिल। देन हर एक मिनिस्ट्री को अपना जितना भी उसने बजट दिया था वो मिल जाता है। तो ये दिया गया सब आर्टिकल नंबर 203 के अंडर में ही दिया गया। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 204, दिया गया है अप्रोप्रिएशन बिल। वहां पर कौन सा था, तो आर्टिकल नंबर 114 था। हम इसमें 90 जोड़ेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 204। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल अभी हम देख चुके हैं कहां पर आ रहा है अप्रोप्रिएशन बिल, तो ये रहा हमारा अप्रोप्रिएशन बिल आया जाता है जो। देन वहां पर आएगा 115, 90 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 205। सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट सेम ही है। ठीक है, जैसे वह पार्ट 5 में था। आर्टिकल नंबर 116 था, वहां पर 90 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 206। वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, अगर बजट लाने से पहले ही, पेश होने से पहले ही किसी मिनिस्ट्री को पैसे चाहिए, वोट्स ऑन अकाउंट। अगर इमरजेंसी के टाइम पैसे चाहिए, वोट्स ऑफ क्रेडिट, या एक्सेप्शनल चीज़ों के लिए पैसे चाहिए तो एक्सेप्शनल ग्रांट होते हैं। आर्टिकल नंबर 207 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर था आर्टिकल नंबर 117, इसमें अगर हम 90 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा आर्टिकल नंबर 207, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल क्या है क्या नहीं है, मनी बिल के जैसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा ऑर्डिनरी बिल के जैसे भी होता है, अब जहां पर जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, जो फाइनेंशियल बिल रहता है यहां पर समझिए, जैसे कि हम लोग ने वीटो पावर डिस्कस करी कि प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का समझ लेते हैं तो आपको गवर्नर का समझ में आ जाएगा क्योंकि सेम ही रहता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास 3 वीटो पावर रहती हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव या फिर पॉकेट वीटो पावर। ऑर्डिनरी बिल के केस में, प्रेसिडेंट की बात हो रही सिर्फ प्रेसिडेंट की, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के केस में एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट तीनों वीटो यूज कर सकता है। फाइनेंशियल बिल के केस में यही वाला जो हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, 1170 में 90 जोड़ा, आर्टिकल नंबर 207 मिला, इसमें भी तीनों वीटो यूज कर सकता है, लेकिन जो मनी बिल रहता है उसमें सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकता। ये बस एक्सेप्शन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल रहते हैं उसमें कोई भी वीटो यूज नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, और बस इतने 4 याद रखिए, प्राइवेट मेंबर वाले को छोड़ दीजिए। ऑर्डिनरी बिल के केस में दोनों यूज कर सकता है, तीनों यूज कर सकता है, फाइनेंशियल बिल के केस में भी, मनी बिल के केस में सस्पेंसिव यूज नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंडर भी कोई यूज नहीं करेगा। बस ये ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्योंकि इतने बहुत उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही लाया जाता है और उसमें बस मिनिमल रोल रहता है प्रेसिडेंट का या गवर्नर का। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के हो गए, सेम एज गवर्नर के भी होते हैं, सेम एज गवर्नर के भी होते हैं, ये चीज याद कर लेना। ठीक है,
देन आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में हमें दिया गया है, वहाँ पर होगा आर्टिकल नंबर 118, 90 जोड़ा कितना मिल गया 208, वहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। आर्टिकल नंबर 209 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। जैसे कि आर्टिकल नंबर 119 पर था, वहां सेम ही डेफिनेशन दी गई थी, कोई भी 19-20 का भी फर्क नहीं है, बस लेजिस्लेचर की जगह पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, क्या था वहां पर कि जो जैसे पैसे निकाले जाते हैं बजट बनने के बाद, कि बजट बन गया पैसे हम निकालेंगे कहाँ, तो पार्लियामेंट में हमने देखा था कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकल रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से जब हम पैसे निकालेंगे उसकी प्रोसीजर के बारे में जो रूल होगा वो कौन बनाएगा, वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 209 में। आर्टिकल नंबर 2110 वहां पर था आर्टिकल नंबर 120, जिसमें हम जोड़ेंगे कितना 90, कितना मिलेगा 210। दिया गया है कि लैंग्वेज कौन सी यूज होगी लेजिस्लेचर में, वहां था कि लैंग्वेज कौन सी यूज होगी पार्लियामेंट में। आर्टिकल नंबर 211 restrictions on discussion in the legislature। 212 courts not to inquire in the proceeding of the legislature, मतलब क्या है वहां पर कौन सा आर्टिकल होगा, अगर हम पार्ट 5 की बात करेंगे तो हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 122, दोनों में कितना जोड़ दो 90 जोड़ दो भाई, दोनों में कितना जोड़ दो 90 जोड़ दो, कितना मिलेगा 211, कितना मिलेगा 212। इसमें यह बोला गया है 212 में कि अगर लेजिस्लेचर की कोई प्रोसीडिंग चल रही होगी लेजिस्लेचर की, तो उसमें कौन टांग नहीं अड़ाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट समझ लीजिए, मतलब कि कोर्ट टांग नहीं अड़ाएंगे। और इसमें बोला गया है कि कोर्ट्स की जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें लेजिस्लेचर टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के मामले में नहीं दखल देंगे, सिंपल सा ये कहा गया। और उसमें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया था कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट के में पार्लियामेंट ध्यान नहीं देगा, तो ये दिया गया था। आगे बढ़े, आर्टिकल नंबर 213 के बारे में देखने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 213, अगर हम 123 आर्टिकल में 90 जोड़ेंगे जो कि लास्ट है, इसके बाद हमें कुछ नहीं जोड़ना, इसके बाद हाई कोर्ट के आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, कितना मिलेगा 213। ये पार्ट 6 का चैप्टर 4 है जो कि हमें बताता है ऑर्डिनेंस के बारे में, और जो वहां पर आर्टिकल नंबर 123 था वो चैप्टर 3 था, ये भी हमें ऑर्डिनेंस के बारे में बता रहा था। जो यहाँ पर चैप्टर 4 है ये भी हमें ऑर्डिनेंस के बारे में बता रहा है, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, सीधे शब्दों में समझे बैठे, तो हम पार्ट 5 में इसको डीप में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग इसको सिंपल शब्दों में समझे तो इसमें बताया गया है जैसे कि लेजिस्लेचर असेंबली है या लेजिस्लेचर काउंसिल है, ठीक है, वो अपने सेशन में नहीं है, अपने पावर में नहीं है, अपने सेशन में नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है सेशन होते हैं 3 टाइप के, देन उनके बीच में मतलब एक साल में 3 सेशन होते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 तो होना चाहिए, जिनके बीच में 6 मंथ का मिनिमम गैप रहे। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जैसे एलए है या एलसीए लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने सेशन में नहीं है, तो ये अधिकार मिलता है गवर्नर को, ये अधिकार मिलता है गवर्नर को कि वो उस टाइम पे अगर कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, तो वहां पर एक लॉ ला सकता है, मतलब कि एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, और इस लॉ की पावर उतनी ही होगी जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होके कोई बिल लॉ बनता है। समझ सकते हैं आप? मान लीजिए अभी कोई जैसे कोरोना वायरस एक टाइम पे पीक पे था किसी, ठीक है, उस टाइम पर स्टेट की जुडिशरी मतलब कि लेजिस्लेचर अपने पावर में नहीं थी, कि मतलब होता है कि सेशन प्रिसाइड नहीं हो रहे थे, वहां पे खाली पड़ा था सब, कोई आ नहीं रहा था। उस टाइम पर एक स्टेट को बहुत ज़्यादा नीड लगी, कुछ बेनिफिशियल बिल पास होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कि बहुत सारे कोरोना वायरस पेशेंट हो जाएंगे, तो वहाँ के गवर्नर ने कुछ तुरंत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, एक कुछ लॉ बना दिया। वो लॉ किस आर्टिकल के अंडर बनाया, तो आर्टिकल नंबर 213 के अंदर बनाया, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद करिएगा। आगे आते हैं चैप्टर 5 के बारे में देखेंगे, जो कि हमें बताता है हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट के बारे में। ठीक है, तो हाई कोर्ट के आर्टिकल जानने से पहले हम लोग जान लेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में, है ना। सबसे पहले इंडिया में कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टैब्लिश होता है इन द ईयर 1862। ठीक है, इसी के बाद 1862 में ही 2 और हाई कोर्ट एस्टैब्लिश होते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं, यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आर्टिकल्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। जो पहला आर्टिकल होता है
वो उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, मतलब यहाँ पर हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होगा। कुछ स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, हम आगे चल के देखेंगे, उनके लिए कॉमन हाई कोर्ट होता है। जो आर्टिकल नंबर 215 है वो बताता है हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट के अंदर जितने भी कोर्ट आते हैं या हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, उसके सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उनको हाई कोर्ट ने अगर कभी कोई स्टेटमेंट दिया होगा, है ना, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 216 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया इसमें, और इसी में यही बताया गया है कि जैसे कोई हाई कोर्ट है, इसमें एक से ज़्यादा जजेस बैठेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा जजेस होंगे। अब जजेस की संख्या कितनी होगी ये हमें नहीं बताया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक ही है पूरे इंडिया में, इसलिए वहां पर बेंचेस की संख्या में पता है कि प्रेजेंट में 1+33 है, लेकिन हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हमें नहीं पता, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग हाई कोर्ट है, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं। आर्टिकल नंबर 270 जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, कंडीशन के बारे में बताया गया उनके ऑफिस की, ठीक है, जज के बारे में। देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, इसके कुछ सब क्लॉसेस होते हैं 217, है ना। जो फर्स्ट नंबर का इसमें हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है ना, ठीक है। और उन अपॉइंटमेंट को हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को करता कौन है, तो प्रेसिडेंट करता है। क्या प्रेसिडेंट अकेले ही कर देगा अपॉइंटमेंट, तो नहीं, ये सीजेआई से भी पूछता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिस स्टेट में अपॉइंटमेंट हो रही है वहां के गवर्नर से भी पूछेगा, प्लस वहां के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनसे भी सलाह लेगा, तब जाके अपॉइंटमेंट होती है। और इसी के अंडर लिखा गया है कि कोलेजियम सिस्टम से होगी भाई अपॉइंटमेंट, किससे, कोलेजियम कोलेजियम सिस्टम, लगता है कोलेजियम सिस्टम होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेजियम सिस्टम को समझना, जल्दी से समझ लेते हैं ये कोलेजियम सिस्टम होता क्या है। तो हुआ कुछ यूं था कि चार ये जो जजेस केसेस हुए थे, चार जजेस केसेस हुए थे, कौन कौन से, जो फर्स्ट जजेस केसेस था एसपी गुप्ता का, कब हुआ था 1981 में, उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई जैसे अपॉइंटमेंट कर रहा है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीजेआई रहते हैं वो उसको क्या करेंगे, सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, लेकिन वो एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगी। ये था फर्स्ट जजेस केस। इसके बाद आता है सेकंड जजेस केस, जिसमें ये बोला गया, कब हुआ था 1993 में, इसमें ये बोला था कि भाई ये जो अभी बाइंडिंग नहीं चल रही थी, अब ये क्या हो जाएगी, ये बाइंडिंग हो जाएगी, आपको एडवाइस माननी ही पड़ेगी सीजेआई की, ठीक है। और एक सीजेआई की नहीं, सीजेआई के साथ उनके दो और सीजेआई की, मतलब सीजेआई के साथ दो और जजेस की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसी चीज को ही बोला जाता है कोलेजियम सिस्टम, इसी चीज को ही बोला जाता है कोलेजियम सिस्टम, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। जो थर्ड जजेस केसेस हुआ, कब हुआ था 1998 में, उन्होंने वहां पर ये बताया गया कि अब अभी भी बाइंडिंग ही रहेगी, लेकिन अभी कितने लोग बता रहे थे, सीजेआई प्लस दो अदर जजेस, अब बताएंगे सीजेआई प्लस चार अदर जजेस, और ये भी बाइंडिंग होगी आपकी, ये भी बाइंडिंग होगी, इसको मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तभी वो अपॉइंटमेंट कर सकता है। तब जाके अब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2014 में, पार्लियामेंट ने इस बिल को पास करवाया और एक एक्ट लाया, एनजेएससी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू ये जो बाइंडिंग हो रही थी इसको क्या करा, खत्म करा, और पार्लियामेंट ने किसको वापस अथॉरिटी दे दी, तो एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दे दी जुडिशरी से हटाकर। लेकिन बाद में जो फोर्थ जजेस केस हुआ इसके बाद 2015 में, यहां पर इस फिर जो एनजेएससी अभी आई थी, ये जो एनजेएससी आई थी उसको फिर से यहाँ पर खत्म कर दिया गया, और फिर से अथॉरिटी किसको दे दी गई, तो जुडिशरी को दे दी गई, एग्जीक्यूटिव को हटा के, मतलब कि फिर से बाइंडिंग कर दिया गया, कोलेजियम सिस्टम लाया गया। कोलेजियम सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन वो सीजीआई के रिकमेंडेशन पर करेगा, और सीजीआई के साथ चार अदर जजेस भी होंगे। तो ये सब इसमें बताया गया आर्टिकल नंबर 217 में, ठीक है। जिसका सेकेंड सब क्लॉज है वो ये बोलता है कि जो अपॉइंटमेंट के लिए जो हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगती है, कि किस क्वालिफिकेशन के थ्रू वो अपॉइंट होंगे, और क्या नहीं होगी तो वो रिमूव भी हो सकते हैं उसके लिए, है ना। तो एटलीस्ट 10 साल 10 ईयर एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के, तब जाके वो जज बन सकते हैं, या तो एटलीस्ट 10 ईयर वो कोई जुडिशियल ऑफिस पर रहे हों, कोई जुडिशियल ऑफिस उन्होंने
होल्ड किया हो, ठीक है, या नहीं, ये दो ही ग्राउंड रहते हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पर करिएगा आप कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होगी। ये सब क्लॉज 2 बोलता है। जो सब क्लॉज 3 है इसका, वो ये बोलता है कि जैसे हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, अदर जजेस रहते हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज 65 रहती है, और यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 62 ईयर्स रहती है, ठीक है। अब मान लेते हैं इनकी एज को लेके कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो उसके लिए जो फैसले हैं वो कौन लेता है, फाइनल जो डिसीजन है वो कौन लेता है, तो वो प्रेसिडेंट लेता है। और प्रेसिडेंट अकेले नहीं लेता है, ये भी रिकमेंडेशन लेता है किसकी, सीजेआई की। मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई जज है, 62 साल जिसकी उम्र हो गई है, अब वो एलिजिबल हो गया है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने के लिए, लेकिन उसकी एज को लेके कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो उसके खिलाफ जो फैसला है वो प्रेसिडेंट लेगा, ये बताया गया है बेसिकली, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्टिकल नंबर 218 है, बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस को फॉलो करता है। कौन से हैं वो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल नंबर 1 to 4 है, उसके जो दो सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5, इनमें दिया गया है हाई कोर्ट, इनमें दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या वहाँ के जो जजेस हैं, है ना, उनको रिमूव कैसे करा जाता है। और यहाँ पर रिमूव से याद आया, इसमें ही आपका दिया गया है फर्स्ट वाले में कि जो हाई कोर्ट का जज है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, तो वो रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है, वो रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देगा। इसमें दिया गया है सबसे पहले कि जो रिमूव होने के क्या ग्राउंड्स रहते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनके रिमूव होने के क्या ग्राउंड रहते हैं, उनको जब हटाया जाता है तो किस मेजोरिटी से हटाया जाता है, ये सब दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जब उनको हटाया जाता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग है वो क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो ये इसमें दिया गया है, ठीक है, ये सब इसमें दिया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 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 हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 1 to 4 के सब क्लॉज 4 और 5 में ये तो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, सेम ऐसे ही आर्टिकल नंबर 218 बताता है कि यही दोनों एप्लीकेबल होते हैं किसके, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए भी। अब हटाते कैसे हैं, जजेस को हटाते कैसे हैं, तो वो भी अगर हम लोग देख लें यहाँ पर, सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना हो, है ना, रिमूव करना है, उनके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, तो जो रिमूवल आता है वो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में आ सकता है। लोकसभा में आएगा और राज्यसभा दोनों में आ सकता है। लोकसभा में आने के लिए एटलीस्ट 100 लोगों को उस पर साइन करना पड़ेगा, राज्यसभा में आने के लिए एटलीस्ट 50 लोगों को उस पर साइन करना पड़ेगा, तब जाके सीरियसनेस चेक होती कि सही में लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हटाए जाएं। अगर सीरियसनेस फुलफिल होती है तो यहाँ पर एक इंक्वायरी बैठती है, अब ये इंक्वायरी क्या काम करती है, 3 लोगों की इंक्वायरी होती है। ये उस सीरियसनेस को चेक करने के बाद ये चेक करती है कि सच में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज गिल्टी हैं कि नहीं, और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो बिल, मतलब उनके खिलाफ जो रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, देन हो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट ने इस पर थप्पा लगा दिया तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट के जज हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस उसमें दी गई है, ठीक है। और ये जो इंक्वायरी बैठती है, ये इसका इंक्वायरी का एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1968 में, ठीक है। रिमूवल के ग्राउंड्स क्या होते हैं, रिमूवल के ग्राउंड्स क्या होते हैं जजेस के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के जजेस के लिए रिमूवल के ग्राउंड सेम होते हैं। 2 ग्राउंड होते हैं, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या तो इनकैपेसिटी, ठीक है, ये 2 ग्राउंड्स होते हैं। और प्रेसिडेंट का क्या ग्राउंड होता है, तो प्रेसिडेंट के मामले में सिर्फ एक ही ग्राउंड होता है। प्रेसिडेंट का अगर मैं बताऊं, प्रेसिडेंट का सिर्फ एक ही ग्राउंड होता है, ओनली 1 ग्राउंड, और वो क्या होता है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये सब किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 218 में। सुप्रीम कोर्ट के ये जो आर्टिकल बनते हैं, आर्टिकल नंबर 1 2 4 के सब क्लॉज 4 5, उनमें जो दिया गया है सेम वो एप्लीकेबल होता है हाई कोर्ट के जजेस के लिए। आर्टिकल नंबर 219 में दी गई है ओथ अफर्मेशन। कौन दिलाएगा ओथ, तो ओथ दिलाएगा गवर्नर, ओथ दिलाएगा गवर्नर। गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के जज एक दूसरे को दिलाते हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं दोनों। आर्टिकल नंबर, और ये जो ओथ और अफर्मेशन ये किस स्केड्यूल में दी गई है, तो ये भी बताइए आप, तो ये 3rd स्केड्यूल में दी गई है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 220, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं, अगर एक बार वहां के जज बन गए तो फिर वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज ये होता है, जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी कहीं पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका एक एक्सेप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस बस कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 221, सैलरीज दी गई है जजेस की, सैलरीज दी गई है। अब सैलरीज निकलती कहाँ है, दो एक्सपेंडिचर होते हैं हमें पता है, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, एक वोटेड एक्सपेंडिचर होता है। वोटेड वाले से नहीं निकलती है, चार्ज वाले से निकलती है। क्यों, क्योंकि वोटेड वाले में वोटिंग होती है, और वोटिंग भी कौन करता है, सिर्फ लोकसभा करती है। और चार्ज वाले से इसलिए निकलती है क्योंकि उसमें वोटिंग नहीं होती। अगर वोटिंग होने लगी, किसी जज को ज्यादा पैसे मिल गए, उसने फैसला गलत सुना दिया, तो इस चक्कर में वोटिंग वाले से नहीं निकलती है। आर्टिकल नंबर 222, ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो करेगा कौन, वो करेगा प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सीजेआई, ठीक है। आर्टिकल नंबर 223, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में दिया गया है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आगे आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस में क्या होता है, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कई बार, जैसे लो हाई कोर्ट है, वहाँ पर काम ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा एकदम से केसेस आ गए, जजेस की संख्या कम हो गई, है ना। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करता है, कुछ एडिशनल जजेस को या एक्टिंग जजेस को वहाँ पर बैठा देता है। और ऐसे भी किसी को तो बैठा नहीं देगा, उन्हीं को बैठाएगा जो सिर्फ क्वालिफिकेशन को मैच कर रहे होंगे हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है। इसी के 224A में दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस के बारे में दिया गया है कि वो भी बैठ सकते हैं हाई कोर्ट में। आर्टिकल नंबर 225 क्या बताता है हमें, ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, इसका दायरा बढ़ा सकता है। सॉरी। आर्टिकल नंबर 226 के बारे में हमें दिया गया है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। अगर हम लोग पार्ट 1 में जाएं, है ना, पार्ट 2 में और पार्ट 2 में हमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 32, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो रिट इशू करता है वो उसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कुछ रिट इशू करता है। और अगर हम इसी के साथ पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 226, और वो यही आर्टिकल है जो उसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट भी सेम रिट इशू करता है। वो रिट है हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्चियोरी क्यूवरेंटो। याद कर लेना है, बताया मैंने, वहां पर है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, जो क्लास 1 के नाम से डली है। इसमें हुआ क्या, इसमें बस एक चीज़ याद करिएगा कि जो हाई कोर्ट है इसका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है वो वाइड होता है, बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन एरिया से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है वो किसी भी फैसले में रिट इशू कर सकता है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सिर्फ जब आपके फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं उस केस में बस रिट को इशू करता है। आर्टिकल नंबर 227 हमें बताता है पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो देखेगा, क्या देखेगा कि उसके अंदर जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट आ रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ओवरव्यू लेता रहेगा वो टाइम पर। आर्टिकल नंबर 228, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट क्या है 228 का मतलब, 228 का मतलब ये है, ये वाला आर्टिकल नंबर 228, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई हाई कोर्ट है, उसके जितने भी सब ऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट हुए और उनमें अगर कोई केस पेंडिंग है, सब ऑर्डिनेट या उनके भी जितने भी कोई लोअर कोर्ट है, उस कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, अगर कोई केस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर उसमें कोई केस पेंडिंग है और उस पेंडिंग वाले केस में, उस पेंडिंग मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन के
इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करता है, तो क्या होता है, ये जो हाई कोर्ट है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट से उस केस को क्या कर लेता है, विथड्रॉल कर लेता है, अपने पास ले लेता है। तो इतना बस आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 229, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। इसमें दिया गया है कि जितने भी ऑफिसर्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे किसके, हाई कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 230, एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि जो पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है इसमें कि कोई कोर्ट किसी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी के मैटर को भी देखेगा या नहीं देखेगा। कोई हाई कोर्ट किसी यूनियन टेरिटरी के मैटर को भी देख सकता है या नहीं देख सकता। ये कौन फैसला लेगा, तो ये लेगी आपकी पार्लियामेंट। ठीक है। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये बताया है आर्टिकल नंबर 231 में, और ये जोड़ा गया था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका ये भी बताया गया है कि एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक सिंगल गवर्नर हो सकता है। ठीक है। अब वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें एक कॉमन हाई कोर्ट अपना फैसला देता है, तो उसके बारे में देखना। तो यहाँ होता है अंडमान और निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। इसका कहाँ पर लगता है हाई कोर्ट, तो ये लगता है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस साइड आता है आपका लक्षद्वीप, इसका कहाँ लगता है, तो इसका कोची केरल में लगता है। ठीक है। देन आता है दमन एंड दीव, यहाँ पर गुजरात में दमन दीव आता है, ये गोवा है। इसका कहाँ लगता है, इन दोनों का लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुडुचेरी आता है जो, उसका लगता है आपका मद्रास में, मदुरई कह रहा था मैं, मद्रास हाई कोर्ट में लगता है। और जो बच गया आपका चंडीगढ़, हरियाणा में जो आता है चंडीगढ़, इसका कहाँ लगता है, पंजाब, ये वाला जो एरिया आता है चंडीगढ़ वाला, ये पंजाब और हरियाणा दोनों में लग जाता है इसका। तो ये कॉमन एक हाई कोर्ट कॉमन स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये बताया गया है। पार्ट 6 का जो लास्ट चैप्टर होता है, जिसके बारे में चैप्टर 6 जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते तो नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ने जाएं इसके बारे में तो हमें ये देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है। जो आर्टिकल नंबर 232 है वो हट चुका है, और आर्टिकल नंबर 233 हमें ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। जो हाई कोर्ट से भी उसका नीचे वाला कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके जजेस की अपॉइंटमेंट बताता है। इसके आर्टिकल नंबर जो 233A है उसमें बताया गया है वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट्स के बारे में बताया गया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनता है उसके रिगार्डिंग। आर्टिकल नंबर 234 में बताया गया रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। इसमें ये, और इसी में आर्टिकल नंबर 234 में हमें ये भी बताया गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और इसके नीचे जितने भी सारे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जितने भी सारे कोर्ट होते हैं, और उन कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट रहती है, वो अपॉइंटमेंट करता कौन है, तो वो करेगा आपका गवर्नर। लेकिन क्या गवर्नर अकेला कर देगा, तो नहीं। गवर्नर किसकी रिकमेंडेशन पे करता है, तो हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे करता है, प्लस जो स्टेट का PSC होता है उनकी रिकमेंडेशन पर करता है। आर्टिकल नंबर 235, कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जो उसके भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना, उसके बारे में। देन 236 में इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है। 237 जो लास्ट आर्टिकल बनता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट्स, तो इसके बारे में बताया गया है। तो आपको सब ऑर्डिनेट पे तो ज़्यादा ध्यान लगाना नहीं है, हाई कोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा, है ना। और हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होती है, ओथ होती है, उसका जो रेजिग्नेशन होता है, रिमूवल के जो ग्राउंड्स होते हैं, वो मैच खाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी क्लास आज यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।